हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि 1980 के दशक तक आते आते कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं सर उठाने लगी हैं, किस किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह से आंदोलन हुए हैं। तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर की। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। यानी देश के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। यानी जिस तरह से उन्होंने जो है 565 रियासतों का एकीकरण किया था और उस एकीकरण में उन्होंने जो है तमाम तरह की बाधाओं को दूर करते हुए सभी को भारत के अंदर समेटा था। तो ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं शुरुआत में तो यही था कि अखंड राष्ट्र बनाना है, यानी कि एक राष्ट्र का स्वप्न था हमारा। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय जब हुआ है, जो दल क्षेत्रीय स्तर पर जिन जिन का उदय हुआ है, तो क्षेत्रीय दलों ने क्या किया है, अपनी अपनी क्षेत्रीय भावनाओं की ओर देखना स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम इस क्षेत्र के हैं, तो ये हमारा क्षेत्र अगर ऐसा होता, हम अलग राष्ट्र होते तो हमारे साथ ये होता, हम बेटर कर पाते। इस तरह की भावनाएं निकल कर आने लगी हैं। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि शुरुआत में 3 इलेक्शन तक विधानसभा की जो है हर राज्य में लगभग कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस रही है और राज्यों में भी रही है। तीसरा यानी चौथा जैसी विधानसभा इलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे 5वीं 6वीं लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शनों में किस तरह से स्थिति परिवर्तित हुई है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि क्षेत्रीय स्तर पर आकांक्षाएं लोगों की बदलने लगी हैं। यानी अब जो लोगों का जो निष्ठा वगैरह जो थी, जो पहले एक अखंड राष्ट्र का सपना जो लोग देखते थे या कहते थे, अब वो क्षेत्रीय दलों का उदय होने की वजह से अपने अपने क्षेत्रीय स्तर की बातें करने लगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रीय दलों की जब बातें होंगी, क्षेत्रीय स्तर की भावनाओं का उदय होगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी हर क्षेत्रीय दल, आज भी देख लीजिए, कोई भी क्षेत्रीय दल अगर उठा लेते हैं तो मोस्टली वो अपने क्षेत्र की बात करता है, राष्ट्र की बात नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी स्थिति में टकराव भी होगा, केंद्र सरकार से टकराव भी होगा। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि भाई काफी बार यहाँ पर केंद्र सरकार को सुलह और बातचीत का जो रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। और जो बातचीत जो की गई केंद्र सरकार ने, यानी बातचीत का लक्ष्य यही रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बात ये रही कि हमने जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रवैया अपनाया, जो है यहाँ पर पक्ष अख्तियार किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल यही था कि हमने जो भी यहाँ पर काम किया है संविधान के दायरे में रहकर किया है। हमने कोई भी मांग मानी है तो संविधान के दायरे में रहकर मानी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं हुई है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को इसका कह सकते हैं खामियाजा नहीं उठाना पड़ा है, सब कुछ उठाना पड़ा है। अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भाई भारत सरकार का नजरिया कैसा रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो वर्कर आ रही थी, तो उनके प्रति भारत सरकार का रवैया कैसा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का संविधान जब बना था तो आपने वहां पर विविधता का सिद्धांत देखा था। विविधता का सिद्धांत का मतलब ये था कि हमारा देश किसी एक जाति या एक धर्म से मिलकर बना नहीं है। यहाँ पर विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न पंथों को मानने वाले अनुयायी रह रहे हैं। सबकी भाषा अलग अलग है, उन सब के बावजूद भी हम जो है विविधता में एकता को समेटे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने संविधान में भी ये जोड़ दिया था कि लोगों की स्थानीय जो विविधताएं हैं वो खत्म ना हो, वो बल्कि बनी रहें। तो इसके लिए हमने कुछ बुनियादी सुधार भी किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को ये फील ना करे कि हम अपने इस देश में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनके लिए कुछ मौलिक अधिकारों में प्रावधान भी रखे। इसके अलावा हमने कुछ जो धर्म को मानने वाले अनुयायी थे उनके लिए 25 से लेकर 28 तक कुछ प्रावधान रखे हैं। तो इस तरह से हमने जो प्रयास भी किए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे टकराव देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ वगैरह मौजूद हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। हमारा जो नजरिया है, यानी भारत की सरकार का जो नजरिया है या भारतीय दर्शन का जो नजरिया है, वो विविधता को टेंशन के रूप में नहीं है। यानी हमारे लिए जो डाइवर्सिटी हमारे देश में मौजूद है या विविधता जो मौजूद है, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। बल्कि हम ये मान के चलते हैं, हम जो फील करते हैं कि हमारे लिए विविधता हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ही ज़्यादा हम समृद्ध बनेंगे। और जैसे यूरोप में क्या है, विविधता को लोग बड़ा ही नकारात्मक वे में देखते हैं। यूरोप में कई देशों का मतलब कई देशों में ये मानना है कि विविधता होगी तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं माना। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी नहीं माना। हमारे सभी नेताओं ने, या हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी रहा तो वो किसी एक पार्टी या किसी एक जातिगत उद्देश्य को लेकर नहीं रहा। सभी लोगों ने वहाँ पर मिलजुल कर जो है पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तमाम दल थे, तमाम जो है मतों के लोग थे, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो यहाँ पर ऐसे में हमारे यहाँ जो है हमने कभी विविधता को एक संकट के रूप में नहीं देखा है।
यानी कि हमारे यहाँ जब जब भारत का में विविधता का सवाल आता है तो यहाँ पर हमने उसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। यानी विविधता के सवाल पर हमने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ा सा चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए कि भारत ने विविधता को लोकतंत्र में कैसे ढाला है, यानी भारत ने विविधता को बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका कैसे अपनाया है। देखिए आपने देखा होगा, हमने जो अपना तंत्र अपना बनाया है, हमने फेडरलिज्म का जो ढांचा अपनाया है, संघवाद का जो ढांचा अपनाया है, उसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें भी हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर केंद्र राज्यों के जो रोल हैं वो हमने डिवाइड कर दिए हैं। आपको पता होगा हमने केंद्र की सूची अलग है, राज्य की सूची अलग है, संबद्ध की सूची अलग है। तो इस तरह से हमने ये राज्य सूची हमने क्यों रखी है? राज्य सूची इसलिए रखी है ताकि राज्य स्तर पर जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो भी लोगों का बिलीफ है, विश्वास है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, ये सब बनी रहे। यानी राज्य इस तरह के उपाय करे कि वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, वहाँ के लोगों का जो खास क्षेत्रीय विविधता है उसको बनाए रखे। तो इसके लिए हमने राज्यों को स्वायत्तता भी दी है। तो आप देखते होंगे राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा लोकतांत्रिक तरीका है। अब एक या तो ये तरीका होता कि हम देश में, जैसे अमेरिका में सिद्धांत है, हम देश में केवल एक ही सरकार रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जैसे हमारे यहाँ जो है यही होता कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करेगा, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमने क्षेत्रीय स्तर की विविधता को मजबूत बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। यानी कि वहाँ पर ही उन्हें जो है, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति में हमने पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और क्षेत्रीय समूह पहचान, आकांक्षा या फिर किसी क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सकते हैं। यानी हमने पूरा यहाँ पे वरीयता दी, पूरा हमने प्रायोरिटी दी उन्हें। तो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि भाई क्षेत्रीय विविधता को रखने के बावजूद, हमने स्वायत्तता देने के बावजूद, लोकतांत्रिक तरीका अपनाने के बावजूद भी तनाव या परेशानियां कम नहीं हुई, तनाव या परेशानियां बढ़ती गईं। रीजन क्या था? रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि जब भी किसी व्यक्ति की जो है लालच बढ़ता जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का एक सबब बनता है। तो यहाँ पर भी यही था, कुछ जो राज्य थे उन्हें हमने स्वायत्तता दी। तो स्वायत्तता देने का मतलब ये था कि वो लोग उसका दुरुपयोग करने लगे, और दुरुपयोग इतना ज़्यादा किया कि वो लगातार स्वायत्तता के दम पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज करते थे। तो यहाँ पर वही सब बताया गया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाएं और जरूरतों पर भारी पड़े। यानी बिल्कुल कभी कभी ये भी हो जाता है कि लोग अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में टकराव होता है, केंद्र का और राज्यों का टकराव होता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि तनाव के दायरे कैसे स्टार्ट हुए हैं, तनाव का दायरा कैसे बना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा देश, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद होने का हमारे यहाँ जो सुख है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि आज़ाद होने के साथ साथ हमें एक भारी पीड़ा भी उठानी पड़ी है, एक भारी क्षति भी उठानी पड़ी है। पहली बात तो हमने विभाजन का दंश झेला है। विभाजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हिंसा हुई, इस हिंसा में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, उस हिंसा को भी देखा। करोड़ों लोगों का विस्थापन हुआ, उस हिंसा को भी हमने देखा। दूसरी बात हमने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी, राज्यों के पुनर्गठन में समस्या आई। यानी इससे पहले रियासतों के विलय की समस्या थी, जैसे तैसे करके हमने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उससे निपटा। लेकिन उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन की समस्या आ गई कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, भाषाई आधार पर किया जाए, क्षेत्रीय आधार पर किया जाए, कैसे किया जाए। वहाँ पर भी विवाद हुआ, लेकिन हमने वो भी सुलझा लिया। तमाम विदेशी जो पर्यवेक्षक थे, तमाम जो विदेशी लोकतंत्र के जानकार थे या लोकतंत्र में जिन जिनकी विशेषज्ञता थी, उनका ये मानना था कि भारत का एकीकरण टिक नहीं पाएगा। उनका यही मानना था कि भारत जो है ज़्यादा दिन तक इस तरह से नहीं चल पाएगा, ज़्यादा दिन तक ये विविधता को समेट के नहीं चल पाएगा। यानी कि एक दिन भारत टूट कर बिखर जाएगा। भारत का वही हाल होगा जो कैसा, यानी अफ्रीका में चल रहा है कि अफ्रीका में, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तमाम देश हैं, 54-55 देश भरे पड़े हैं, तो वैसा ही होगा भारत में कि भारत में 25-30 देश बन जाएंगे छोटे छोटे। तो ऐसा इनका मानना था। तो यहाँ पर ऊपर से हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उसी समय जम्मू कश्मीर का भी मामला सामने आ गया, तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल तो फिर खड़े ही होंगे कि तनाव के दायरे जो है कम तो नहीं हुए, बढ़ते ही गए। ऊपर से पूर्वोत्तर वाला जो हिस्सा था, पूर्वोत्तर वाले लोग हमेशा ये आरोप लगाते थे कि भारत वाले हम पे हक तो जताते हैं लेकिन हमें अधिकार नहीं देते, हम पे पूरा ध्यान नहीं देते हैं। और पूर्वोत्तर के तमाम जो लोग जो थे वो भारत का अंग होने के लिए बिल्कुल सहमत नहीं थे। यानी कि नागालैंड में तो, और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग जोरदार आंदोलन पकड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग चली है दक्षिण भारत में चली है, द्रविड़ आंदोलन को लेकर। द्रविड़ यानी दक्षिण भारत के जो द्रविड़ भारतीय लोग हैं वो ये चाहते थे कि हम भारत से बिल्कुल अलग हो जाएं। जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्थ जो कोई भी कंट्री जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी एक यहाँ पर आंदोलन चला था दक्षिण भारत में। सबसे पहला आंदोलन यही था, द्रविड़ आंदोलन, जिसने सबसे पहले ये मांग की थी कि अलग राज्य, अलग जो है राष्ट्र बनाया जाए, दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। काफ़ी यहाँ पर जोर भी पकड़ा है इसमें, लेकिन बहरहाल ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे। यानी कि इसके अलावा हमने ये भी यहाँ पर देखा है कि भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग हुई, इसके लिए जन आंदोलन चले, कुछ राज्यों का गठन भी हुआ इसी आधार पर, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये भाषाई आधार पर आंदोलनों के बाद बने राज्य हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने अच्छा खासा विरोध किया है हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए। पंजाब में भी भाषा को लेकर विवाद हुआ है, तो बाद में 1966 में हमने पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया है भाषाई विवाद पर, क्योंकि हरियाणा जो था वो हिंदी बोलने वालों का था और पंजाब जो था मोस्टली पंजाबी बोलने वालों का था। यानी सिख भाषा, जो सिख धर्म के लोग थे पंजाबी भाषा बोलते थे, पंजाबी बोलने वाला का था। तो इस तरह से हमने कहीं ना कहीं चुनौतियां हमारे लिए खत्म नहीं हुई हैं। चुनौतियां तो हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ तब से चुनौतियां चलती रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमने उन चुनौतियों से निपटे हैं, शांतिपूर्ण तरीका अपनाया है और हर चुनौती को हमने इस तरह से निपटा लिया है कि बाहरी लोग जो विदेशी लोग जो कमेंट करते थे कि भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, वो केवल देखते ही रह गए, हक्के बक्के देखते ही रह गए, भाई ये क्या हुआ, ये तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया उन्होंने पूरा तरीका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ चुनौतियाँ कम नहीं थी, चुनौतियाँ हमारे यहाँ हमेशा रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे निपटे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चुनौती हमारे यहाँ दिखाई गई है जम्मू एंड कश्मीर की, कि जम्मू एंड कश्मीर से कैसे विवाद स्टार्ट हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में वर्तमान में तो आप जानते होंगे कि वर्तमान में अब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है और खास करके यहाँ पर लद्दाख वाला पोर्शन जो है अलग कर दिया गया है, लद्दाख वाला पोर्शन से काट दिया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख वाला प्रदेश अलग है, ये बात आपको पता है। तो पहले जम्मू कश्मीर का दौर कैसे स्टार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर में हिंसक जो दौर है वो कैसे स्टार्ट हुआ है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि हम यहाँ पर जानेंगे। आप लोग यहाँ पर ये बात तो जानते होंगे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद देश में, आपको ये भी पता था, उससे पहले देश में तमाम स्वतंत्र रियासतें थीं, तो यहाँ पर भी एक रियासत थी, यानी यहाँ पर एक रियासत थी और रियासत थी महाराजा हरि सिंह की। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वो 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र इसमें आते हैं। एक तो जम्मू वाला रीजन यहाँ पर आ जाता है, दूसरा कश्मीर संस्कृत का रीजन आ जाता है और तीसरा लद्दाख वाला आ जाता है। देखिए जम्मू वाला जो रीजन है वो मोस्टली हिंदू बाहुल्य है, यानी कि यहाँ पर जम्मू वाले रीजन में हिंदू बाहुल्य हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वैष्णो देवी धाम वगैरह है वो जम्मू में ही स्थित है, कटरा वगैरह में, ठीक है, आपने देखा होगा। इसके अलावा कश्मीरी जो क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। जबकि लेह वाला जो रीजन है, यानी कि लेह लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर बौद्ध और मुस्लिम मिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध जो है जो बौद्धों की आबादी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे किस तरह से क्षेत्र बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था क्या, यहाँ पर वही था, महाराजा हरि सिंह का शासन था। यानी कि यहाँ पर जो इसका दिक्कत स्टार्ट हुई है 1947 के विभाजन से स्टार्ट हुई है, हरि सिंह का शासन था। हरि सिंह यहाँ पर ये चाहते थे, महाराजा हरि सिंह जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि भाई यहाँ की जो आवाम है, यानी जनता जो वहाँ की है वो मुस्लिम बाहुल्य है। तो मुस्लिम बाहुल्य जनता होने की वजह से वो ये चाहते थे कि जनता का एक बार जनता की राय ले ली जाए कि किधर जाना है, पाकिस्तान में जाना है या फिर हिंदुस्तान में जाना है। लेकिन पाकिस्तान वाले तो बड़े चतुर बन रहे थे, पाकिस्तान वाले ये देख रहे थे कि नहीं ये भी इलाका जो है मुस्लिम बाहुल्य है, तो हमें ही मिलना चाहिए, हमें ही मिलना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति जो है विस्फोटक हो गई है। पाकिस्तान वालों को थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ अपने संगठन भेज दिए हैं, जिन्होंने क्या किया है, उन संगठनों ने क्या किया है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहे, कुछ कबीलाई जो है आक्रमण हुए हैं। तो उन आक्रमणों को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने जो है यहाँ पर भारतीय जो है, यानी कि भारत का जो सरकार है उससे मदद मांगी है और भारत सरकार ने वहाँ पर आर्मी भेजी है। आर्मी की मदद से वहाँ पर क्या हुआ है, उनको बाहर खदेड़ा गया है, जो कि पाकिस्तान ने कबीलाई लुटेरे भेजे थे वहाँ पर। तो ऐसे करके हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। शर्त यही थी कि भाई यहाँ के लोग जो हैं अलग कल्चर है, तो इनको कल्चर को यहाँ पे सहेजा जाए, यानी इस तरह से हम पे कुछ नहीं किया जाए कि हमारा कल्चर पूरा खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे करके ये समझौता हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि कहानी के रूप में थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर वही सब लिखा है। पाकिस्तानी नेता ये सोचते थे कि भाई आबादी मुस्लिम है तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की स्थिति अलग थी। वे कश्मीरी सबसे पहले देखते थे और कुछ और बाद में मानते थे। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं शेख अब्दुल्ला का मानना यह था कि हम भारतीय या पाकिस्तानी हमें नहीं, हम तो पहले कश्मीरी हैं, हमारा पूरा यहाँ पर जो है हमारा कल्चर जो है या फिर हमारी संस्कृति जो है या फिर हमारी जो है पितृसत्ता जो हमारी चली आ रही है वो हमारी कश्मीरी है, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व किया है इन्होंने। तो शेख अब्दुल्ला जो है यहाँ पर ये चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें, पाकिस्तान में ये शामिल होने के बिल्कुल खिलाफ थे। तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का रोल बताया गया और शेख अब्दुल्ला जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे भारतीय जो राजनीतिज्ञ हैं उनके मित्र भी थे, यानी नेहरू के भी मित्र थे। तो ऐसे करके है यहाँ पर कहानी। तो वही सब चीज़ें बताई गई हैं 1947 में, कैसे यहाँ पे कबीलाई लोग घुसे हैं, पाकिस्तान ने घुसे हैं, जो पाकिस्तान ने एंट्री करवाया है, लेकिन
भारतीय सेना से इन्होंने मदद मांग लिया महाराजा ने, तो इन्हें बाहर खदेड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर बात और आगे है। बात यह है कि भाई उस समय जो विलय हुआ है, विलय के दौरान यहाँ पर एक चीज और थी। विलय के दौरान सबसे पहले ये कंडीशन ये रखी गई थी कि स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर की नीति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा। यहाँ पर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस समय महाराजा हरि सिंह ने, तो वहाँ पर एक उन्होंने कंडीशन ये रख दी थी कि भाई यहाँ पर जैसे अभी तो माहौल बहुत ख़राब है, पाकिस्तान ने घुसपैठिए उछेड़ दी है हमारे यहाँ, और उस समय जो है आपको पता होगा उन्होंने कुछ हिस्सा कब्जा भी लिया था जो है कश्मीर का, जैसे POK के नाम से आज जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी अनाधिकृत जो है कब्जा कर लिया है। तो ये भी आपको बात मालूम होगी। तो यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का मानना यही था कि भाई अब स्थिति सामान्य हो जाए तो एक बार फिर से हम जनता की राय ले लेंगे कहाँ जाना चाहते हैं। 1948 में यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इनका विलय हो गया है तो यहाँ पर 1948 में चुनाव करवाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शर्त जो रखी गई थी महाराजा हरि सिंह से, वो रखी गई थी विशेष दर्जा देने की, यानी कि यहाँ पर स्वायत्तता बनी रहेगी, यानी कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग रहेगा, लेकिन कश्मीर की अपनी स्वायत्तता होगी और उस स्वायत्तता में जो है भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि हम अपने डिसीजन खुद से ले सकें, हमारे ऊपर कोई ज़्यादा प्रतिबंध ना हो, लेकिन हाँ हम भारत के अभिन्न अंग रहेंगे, भारत से अलग नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 370 का प्रावधान भी रखा अपने संविधान में, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले चुनाव होते हैं, चुनाव में जो है शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री वाला जो पद है उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए यूज होता था, यानी प्रधानमंत्री जो वर्ड बोला जा रहा है वो मुख्यमंत्री के लिए यूज होता था, यानी जो राज्य सरकार का मुखिया होता था वहां पर उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई प्रधानमंत्री कैसे बने हैं, ठीक है। तो केवल हम एक नाम केवल दे दिया प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री ही है, प्रधानमंत्री का नाम है वहां पर केवल। तो यहाँ पर विवाद कैसे कैसे गहराता चला गया है, विवाद कैसे कैसे बढ़ा है, तो वो सब चीजें आप देखेंगे यहाँ पर। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, विवाद का सबसे बड़ा जो कारण है, बाहरी और आंतरिक कारण दोनों ही कारण है। बाहरी कारण सबसे बड़ा जो है वो कश्मीर है, सॉरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रवैया है। नहीं, पाकिस्तान लगातार यही कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा है, कि वो इसलिए केवल कह रहा है कि क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है कश्मीर वाला, इस आधार पर कह रहा है। तो पाकिस्तान ने लगातार घुसपैठ जारी रखी, घुसपैठ जारी रखने के परिणाम स्वरूप भी यहाँ पर एक हिस्सा पर इसने पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया है, यानी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तान इस क्षेत्र को क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन बहरहाल हम लोग उसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे। अब आंतरिक विवाद क्या है, अब आंतरिक विवाद और देखेंगे यहाँ पर। ये तो हमारे बाहरी विवाद है, बाहरी विवाद में तो पाकिस्तान शैतान है, तो पाकिस्तान लगातार आप देखते होंगे LOC पे फायरिंग होती रहती है, जो है लगातार जो है आतंकवादी गतिविधियां वगैरह संचालित करवाता रहता है पाकिस्तान, ये तो सब आप देखते ही होंगे। अब आंतरिक विवाद क्या था यहाँ पर, यानी जम्मू कश्मीर को 370 के तहत जो स्वायत्तता का प्रावधान रखा गया, जो विशेष दर्जा दिया गया, विशेष दर्जा देने के बाद क्या भारतीय राजनीति में भूचाल आया? ऑब्वियस सी बात है, भूचाल आना एक स्वाभाविक था, क्योंकि हमारे देश में जितने भी राज्य बने उन राज्यों को विशेष अधिकार नहीं थे, केवल जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो और राज्य तो भाई बुरा मानेंगे ही मानेंगे। अब वही बात है कि आपकी मान लीजिए आपकी एक क्लास है या आपका एक घर है, फैमिली है, अब फैमिली में मान लो 5 आप भाई बहन हो, अब 5 में से 4 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, एक को विशेष अधिकार दे दिया जाए तो 4 लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर भी वही था। यहाँ पर जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो देश में वर्तमान में जितने भी हमारे राज्य थे उन राज्यों में मुद्दा गरमाने लगा, हमारे यहाँ की सियासत फिर से गरमाने लगी। और खास करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस बात का पुरजोर विरोध किया कि ये गलत है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्वायत्तता देना, इस तरह का जो विशेष प्रावधान देना ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे, ये बात समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर विरोध के स्वर स्टार्ट हो गए, यानी कि यहाँ पर वही सब विवाद, हैसियत को लेकर विवाद स्टार्ट हो गया, यानी संविधान में 370 विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया तो विवाद स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के ज़्यादा मुकाबले ज़्यादा स्वतंत्रताएं मिली। भारतीय संविधान की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी इस पर लागू नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी राज्य की विधानसभा से बार बार। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। और जब हमने इसे विशेष दर्जा दे दिया, क्योंकि विशेष दर्जा देने की वजह से क्या था कि हमारी संसद के बनाए हुए कानून इस पर लागू नहीं होते थे, लागू तभी होते थे जब वहाँ की विधानसभा इसे एक्सेप्ट कर लेती थी। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाया। तो इस वजह से जो है कश्मीर का जुड़ाव पूरी तरह से भारत से नहीं हो पाया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कश्मीर का जुड़ाव ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन ये ज़्यादा स्वायत्तता देना ही था। इन 370 लगाकर कश्मीर को ज़्यादा संसदीय, यहाँ पर इसकी संस्कृति समृद्ध नहीं हुई है, बल्कि एक अलगाव वाली स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो गई है, अलग होने वाली स्थिति क्रिएट हो गई है, विशिष्ट होने वाली स्थिति क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है अन्य राज्यों की तरह हमारी तरह सामान्य व्यवहार यहाँ पर नहीं हो पाया है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा वर्ग यहाँ पर और है,
दूसरा वर्ग का विश्वास ये था कि हमें जो स्वायत्तता गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दी है वो पर्याप्त नहीं है, हमें और स्वायत्तता दी जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहानी और बता दूं, स्वायत्तता वाले जो लोग जो चिल्ला नहीं देते स्वायत्तता स्वायत्तता हमें कम मिली है, ये लोग सब लालची लोग थे। ये लोग ये चाहते थे कि ना तो हम पाकिस्तान के फेवर में जाएं और ना ही हम भारत के फेवर में जाएं, जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाएं, यानी स्वतंत्र राष्ट्र एकदम बना दें जम्मू कश्मीर को। ये लोग इस बात के फेवर में थे, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। तो यहाँ पे कश्मीरियों को एक वर्ग की एक शिकायत ये भी थी कि भारत सरकार ने जो वायदा किया था कि भाई जो घुसपैठ खत्म हो जाएगी, जो विद्रोह या पाकिस्तान लगातार गतिविधियां चलवा रहा है आतंकवादी खत्म हो जाएंगी, तो जन्म संग्रह करवाएगा, लेकिन जो भारत ने जन्म संग्रह नहीं करवाया है। दूसरा मानना ये था 370 के तहत जो विशेष दर्जा दिया गया है उस पर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी आकांक्षाएं जो होती हैं लोगों की वो बढ़ती गई हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखने को मिलती है, यहाँ पर लोकतंत्र जैसे भारत के अन्य हिस्सों में काम जो है यहाँ पर अमल में लाया गया है, उस तरह से यहाँ पर जो है लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट बाधा वही बनी है, यानी विशेष दर्जा देने की बाधा। तो राजनीति यहाँ पर कैसे गरमाई है, सियासत कैसे गरमाई है 1948 के बाद, तो वो हम यहाँ पर सियासत देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपने ये पता है कि शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने वहीं जन कल्याण वाली योजना स्टार्ट करवाई, भूमि सुधार की योजना स्टार्ट करवाई। ऐसे करके यहाँ पे जनता को फायदा भी हुआ। अब देखिए शेख अब्दुल्ला के जो विचार थे उस समय बड़ा ही इनके नवोन्मेषी विचार थे, नए नए विचार थे। तो इनके विचारों से को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद जो पीएम नेहरू हैं उनसे विवाद अक्सर हो गया, यानी उनसे अक्सर उनका जो तालमेल नहीं बैठा। तो तालमेल ना बैठने की वजह से, क्योंकि उस समय पूरे देश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस ने क्या किया है, अपनी तानाशाही दिखाते हुए 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें कई साल तक जेल में नजरबंद कर दिया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला नजरबंद हो गए हैं, तो नजरबंद होने के चलते अब देखेंगे इनकी पार्टी वगैरह या फिर अन्य दलों का उदय भी हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को अब यहाँ पे मौका मिल गया, एक नेता एक तो अंदर ही है, जेल के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है अन्य दल जो है वो भी सामने आएंगे। तो 1953 से लेकर 1974 के बीच यहाँ पर अधिकतर जो राजनीति पर कांग्रेस का ही समर्थन रहा है। लेकिन जो यहाँ पर इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी शेख अब्दुल्ला की, तो ये शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्तासीन नहीं हो पाई है, क्योंकि बात यह है इनकी पार्टी के जो मेन लीडर थे शेख अब्दुल्ला वो तो अब नजरबंदी में है, यानी जेल के अंदर ही अंदर है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो है दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है। बाद में कुछ समय बाद यहाँ पर शेख अब्दुल्ला बाहर निकाले गए हैं। तो 1974 में इनका समझौता हुआ इंदिरा गांधी के साथ, और समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ये फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे। फिर यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव हुए, 1977 में चुनाव हुए हैं। चुनाव होने के बाद ये फिर से निर्वाचित हुए शेख अब्दुल्ला, लेकिन बहरहाल 82 तक आते आते शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर से विघटन होने का मतलब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी एक व्यक्ति और आ जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे करके देखेंगे यहाँ पर किस तरह से दौर चला है शेख अब्दुल्ला और इनका। अब बाद में क्या क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त किया था शेख अब्दुल्ला को, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद नजरबंद रखा गया काफ़ी सालों तक। तो कहीं ना कहीं एक कटुता वाला भाव, यानी एक कहीं ना कहीं एक संबंध खराब होने वाला भाव तो आ ही जाएगा, यानी दुश्मनी वाला भाव तो आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं अलगाव के जिम्मेदार हैं, यानी यही फिर भावना है इनके बीच। शेख अब्दुल्ला जो थे बाद में बेशक आज जरूर गए, लेकिन उनका वो मनोबल या रवैया भारत के प्रति पहले जैसा नहीं रहा। समझ रहे होंगे आप कि जिस तरह से उन्हें नजरबंद रखा गया काफ़ी दिनों तक, जिस तरह से उनके संबंध खराब हुए, तो उनका जो रवैया था अब अलगाव वाला हो गया। तो उसी की परिणत ये बनी कि यहाँ पर एकदम राजनीति जो है जम्मू कश्मीर की वो खराब हो गई है, यानी वहाँ की एकदम फिजा हम बोल सकते हैं, वहाँ का माहौल है एकदम खराब होता चला गया है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी जो लोग जो थे उनका मानना ये था, क्योंकि जो लोग जो आपके लोग शेख अब्दुल्ला के साथ जुड़े हुए थे उनका मानना ये था कि भाई कांग्रेस ने हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस जो रही है वो केंद्र ने राज्य की राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया है, इसलिए केंद्र सरकार ज़्यादा बेटर नहीं है। तो इस तरह से विद्रोही तेवर यहाँ पर उसके बाद उठ खड़े हुए हैं। तो अब फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका क्या होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए विद्रोही तेवर में यही है, यहाँ पर 1987 का विधानसभा चुनाव हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, जीत भी मिली, फारूक अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अब लोगों का मानना ये था कि भाई यहाँ पर चुनाव में कांग्रेस ने धांधली की है, क्योंकि ये लोग फारूक अब्दुल्ला को लायक नहीं करते थे। तो दूसरी बात ये थी कि भाई वहाँ पर जो व्यवस्था चल रही थी उस समय 1980 के दशक में, क्योंकि वहाँ पर एक तो आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान ने स्टार्ट करवा दी थी, ऊपर से वहाँ का प्रशासनिक तंत्र इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी ये रोष पनपने लगा। ठीक है, लोगों के मन में गुस्सा आने लगा, और उनका मानना ये था कि भाई केंद्र सरकार यहाँ पर राज्य सरकार जो है को अपने हाथ पर नचा रही है, उंगलियों पर नचा रही है।
तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वहां पर उग्रवाद का रूप धारण करने लगा। यानी वहां पर कुछ और स्वतंत्र लोग जो है, स्वतंत्र संगठन जो है, उनका उदय हुआ है। उनका मानना यह है कि अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकना है, कांग्रेस का वजूद भी यहाँ से खत्म करना है और एकदम अलग अपना दल यहाँ पर बनाना है। तो 1989 तक आते आते तमाम यहाँ पर उग्रवादी आंदोलन हुए हैं। अब देखिए, उग्रवादी जो आंदोलन यहाँ पर गतिविधियां हुई हैं, उन उग्रवादी गतिविधियों को पाकिस्तान का पूरा पूरा समर्थन था, नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता। समझ रहे होंगे, यानी मोरल रूप से भी दे रहे हैं, जो पैसे से भी दे रहे हैं, सैन्य सहायता भी दे रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी भी हथियार वगैरह सप्लाई कर रही है। तो ऐसे करके वहाँ की जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, अब सामान्य नहीं हो पाया है, बहुत अलग हो गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो है नरसंहार हुआ, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, उन्हें अपने घरों को छोड़कर जो भागना पड़ा वहाँ पर, ये आप देख चुके हैं पहले ही। तो वो सब इसी का ही परिणाम है, उग्रवाद का परिणाम है। बहरहाल यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। इसके अलावा 1990 के बाद काफ़ी बार सेना को भी हिंसा भुगतनी पड़ी, यानी सेना के भी काफ़ी जवान जो है शहीद हुए हैं। तो ऐसे करके आते आते 96 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और फारूक अब्दुल्ला जो है यहाँ पे फिर से बनकर आते हैं। तो फिर से अब फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, अब नीति चेंज कर दी है। इन्होंने कहा कि अब थोड़ी स्वायत्तता और हमें दो। लेकिन फिर क्या होता है, फिर से यहाँ पर 2002 का चुनाव होता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिल पाता है। लोगों ने समझ लिया है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के हाथ की कठपुतली है। तो अब पीडीपी पार्टी, जो आपकी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बोली जाती है, ये फिर से कांग्रेस के गठबंधन से सरकार जो है इसकी सत्ता में आ गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो राजनीति का दौर रहा है, जिस राजनीति में उठापटक चली है, तो वहाँ पर अलगाववाद का जन्म हुआ है। अलगाव का मतलब वही होता है कि ना तो हम पाकिस्तान के फेवर में हैं, ना ही हम भारत के फेवर में, हम अलग ही अपना देश बनाएंगे, अलग ही अपना राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ अलगाववादी ऐसे भी थे, तो वो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे। कुछ अलगाववादी ये थे कि नहीं, कश्मीर जो भारत में ही रहे, लेकिन उसे स्वायत्तता ज़्यादा दे दी जाए। तो इस तरह की भावनाओं का उदय हुआ है। तो आप देख रहे होंगे वर्तमान में। बहरहाल आप सभी को पता है कि भाई यहाँ से अब ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब ये केवल केंद्र शासित प्रदेश है और स्थिति भी यहाँ पर सामान्य होने वाली है लगभग। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब में भी ऐसा ही आंदोलन रहा था, पंजाब में भी हिंसक स्थिति देखने को मिली थी। लंबा यहाँ पर दौर चला है पंजाब में भी हिंसा का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं होगा, जम्मू कश्मीर भी सामान्य होगा। देखिए, काफ़ी बच्चे भी मुझसे कमेंट करते हैं कि सर जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, फिर भी वहाँ पे हिंसा हो रही है। लेकिन हिंसा हो रही है, पहले की तुलना में कम है। अगर आप कंपेयर करें तो पहले की तुलना में अब जम्मू कश्मीर में हिंसा कम है। आप वहाँ के लोगों का ओपिनियन पूछो तो अब वो लोग जो पहले की तुलना में खुश हैं। पहले इतना खुश नहीं थे, पहले एक टेरर के साए में थे। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि पहले केवल राजनीतिज्ञों ने हमें छला है, केवल हमारे साथ धोखा किया है, केवल अपने फायदे के लिए, अपनी सीट के लिए केवल कश्मीरियों का दुरुपयोग किया है, वो समझने लगे हैं। तो ऐसे करके राजनीति वहाँ की सामान्य हो रही है, वहाँ का माहौल भी सामान्य हो रहा है। लेकिन समय लगेगा, ऐसा नहीं है एकदम हो जाए, समय लगेगा। तो वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कभी शांति नहीं है, शांति भी बहाल होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले वैसे पंजाब का आ जाता है, लेकिन ऊपर कुछ चीज़ें रह गई हैं। जैसे एक तो यहाँ पर जो ये आंदोलन है, द्रविड़ आंदोलन, जो कि दक्षिण भारतीय आंदोलन था, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर एक नारा था, फेमस नारा, जो कि हिंदी इसका रूपांतरण है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इनका मानना क्या था? पहली बात तो उत्तर भारत जो था जनसंख्या के मामले में बढ़ रहा था, जनसंख्या के बाइज बढ़ रहा था। दूसरी बात यह था कि भाई राजनीति में जो वर्चस्व था वो उत्तर भारतीयों का ज़्यादा था, क्योंकि शुरुआत में ही देश से आज़ाद हुआ है, उस समय भी उत्तर भारतीयों का दबदबा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दक्षिण भारतीय कुछ नेता थे वो अपने आप को ये महसूस करने लगे कि भाई हमारे साथ भेदभाव जैसा हो रहा है, यानी हमारे साथ जो है भेदभाव जैसा हो रहा है, हमें जो है एकदम साइड में रख दिया गया है। तो यहाँ पर इसी में एक व्यक्ति निकल कर आए हैं, इनका नाम है ईबी रामास्वामी नायकर, यानी नेम पेरियार के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर ये आंदोलन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है और क्षेत्रीयवादी भावनाओं का सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति का आंदोलन ये रहा है। सबसे पहला आंदोलन यही था, मांग यही थी कि एक द्रविड़ राष्ट्र बनाएंगे, यानी द्रविड़ का जो कल्चर अलग है, उस कल्चर को लेकर हम द्रविड़ राष्ट्र बनाएंगे, यानी दक्षिण भारत के नाम से एक नया राष्ट्र बनाएंगे, जिसका अपना खुद की एक कल्चर होगा, अपनी संस्कृति होगी और अपना खुद का एक राजनीतिक पूरा परिवार होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, द्रविड़ आंदोलन अहिंसक था, यानी ये कभी भी सशस्त्र संघर्ष का राह इसने नहीं अपनाई है। यानी कि जो ईबी रामास्वामी पेरियार हैं या नायकर बोले जाते हैं, इन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाए हैं, कभी भी हिंसा नहीं की है। बस इन्होंने सार्वजनिक बहस, चुनावी मंच, इन सब के माध्यम से इन्होंने जो है ये बात कहने की कोशिश की है कि हमारे हाथ में जो है दक्षिण भारत की बागडोर दी जाए। तो ये सब चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। तो ये इन रामास्वामी पेरियार के नाम से आप जानते होंगे, तमिल समाज सुधारक हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर इसी दौरान जो है द्रविड़ कशगम का जो है, जो हम डीएमके पार्टी बोलते हैं, उसका यहाँ पर सूत्रपात हुआ है। खास करके यहाँ पर इसने जो है
ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पेरियार हैं, पेरियार ने हमेशा से ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया है, उत्तर भारत की राजनीति का विरोध किया है, खास करके आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव को पर इन्होंने बल दिया है। इनका मानना यह था कि द्रविड़ कल्चर जो है वो उत्तर भारतीय कल्चर से अलग है, इनका मानना यही था। तो इन्होंने अन्य दक्षिणी राज्यों से भी ये बात कही है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्य जो है इनके समर्थन में नहीं खड़े हुए हैं। तो ये आंदोलन केवल और केवल तमिलनाडु तक सीमित रह गया है, तमिलनाडु तक ही ये सिमट कर रह गया है। यहाँ पर मैं ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके देखेंगे, जो आपका द्रविड़ कशगम था वो बाद में द्रविड़ मुनित कशगम डीएमके के रूप में सूत्रपात हो गया है, और डीएमके ने यहाँ पर अपनी मांगे रखी हैं। मांगे ये रखी हैं, उस समय क्या था, उस समय तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर कुछ चीज़ें की थी। जैसे एक रेलवे स्टेशन का नाम जो था वो एक हिंदी नाम रख दिया था, उसका नाम डालमियापुरम रख दिया था। तो इनकी पहली मांग ये थी कि वहाँ पर उसका पुराना नाम ही रखा जाए, कल्लाकुडी ही नाम रखा जाए, जो कि तमिलनाडु का नाम है, तमिल नाम है। दूसरी मांग यहाँ पर इनकी इस तरह से ये थी यहाँ पर कि यहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति को ज़्यादा यहाँ पर शामिल किया जाए, यानी उत्तर भारतीय संस्कृति को ज़्यादा इतना महत्व नहीं दिया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि दक्षिण भारत का जो शिल्प कर्म है, दक्षिण भारत का शिल्प वाली जो है वो सब चीज़ें शिक्षा के कार्यक्रम में शामिल की जाए, यानी उत्तर भारत का जो पाठ्यक्रम है वो हमसे अलग हो, उत्तर भारत से हमारा पाठ्यक्रम अलग हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएमके ने, आपको पता हुआ 1965 में हिंदी विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन चलाया है, काफ़ी हिंसा भी हुई है। तो यहाँ पर हिंदी राजभाषा को जब दर्जा दिया जाना था तो एक यहाँ पर आंदोलन भी चलाया, और ये आंदोलन काफ़ी जनता के बीच लोकप्रिय भी हुआ है। 1967 में आपने देखा भी है कि किस तरह से डीएमके को चुनाव में जीत मिली है, और द्रविड़ राजनीति में तब से लेकर अब तक डीएमके का यहाँ पे वर्चस्व रहा है तमिलनाडु में। डीएमके के संस्थापक जो है, इनका नाम है श्री अन्नादुरै। इनकी मृत्यु के बाद दल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक तो यहाँ पर डीएमके रह गया है और एक एआईडीएमके रह गया है, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक जिसके नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही दल लौट फिर के तमिलनाडु में अपनी सरकार चला रहे हैं। तो पूरा वही इतिहास बताया गया कैसे सरकारें बन रही हैं, गिर रही हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय भावनाएं आज भी बलवती हैं, आज भी जो है प्रबल हैं। थोड़ा सा ईवी रामास्वामी जो है आपके नायकर यानी पेरियार, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। 79 से 1973 तक रहे हैं, यानी कि ये पेरियार के नाम प्रसिद्ध हैं। उनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक हैं, यानी कि ईश्वरवाद में बिलीव नहीं है इनका। जाति विरोधी आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे ही यहाँ पर ये हैं। इसके अलावा द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक ये रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत किया है जीवन। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रहे हैं। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ये पूछा जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन है? ये 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार, इन्होंने ही आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था। खास करके ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भी किया है इन्होंने। द्रविड़ कशगम की स्थापना की है। हिंदी उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध किया है। इनका कहना यह था कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं और जो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं वो द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं। द्रविड़ अलग लोग हैं, द्रविड़ कल्चर अलग है, द्रविड़ बिल्कुल अलग है, उत्तर भारतीय लोग अलग हैं, और वहाँ पर जो ब्राह्मण मौजूद हैं वो भी अलग लोग हैं। इनका कहना ये था। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन के जनक हैं। ये पूछा जाता है, काफी बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन है? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं पंजाब की, यानी कि यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर की बात कर ली, तो ऐसे में पंजाब तो कैसे रह जाए, पंजाब को भी देख लेते हैं। देखिए पंजाब भी जो है था जो शुरुआत में, तो पंजाब भी अपने आप में विविधता को समेटे हुए था। यानी पंजाब में एक तबका जो था वो सिख धर्म वालों का था, दूसरा तबका जो था हिंदू धर्म वालों का था, और इस आधार पर पंजाब में जो है सिख जो थे वो अपनी भाषा बोलते थे, ठीक है, पंजाबी बोलते थे, और जो हिंदू जो थे वो मोस्टली क्या था, हिंदी बोलते थे। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में यही विवाद चला, और ऐसे करके करते आते आते पंजाब को जो है 1966 तक वेट करना पड़ा है, और ऐसे करके यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए हैं, यानी पंजाब की संरचना बदली गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर पंजाबी जो क्षेत्र है वो पंजाबी भाषी वालों का क्षेत्र बनकर रह गया है, और वहाँ पर सिख जो है बहुत संख्यक हो गए हैं पंजाब में। पहली बात तो ये है। अब देखिए पंजाब में एक दल था जो कि अकाली दल के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो था 1920 के दशक में हुआ था, और यहाँ पर अकाली दल ने जो है पंजाबी सूबा के गठन का एक लंबा आंदोलन चलाया। उसके परिणाम स्वरूप ये सब पॉसिबल हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक संदर्भ देख लेते हैं कि किस तरह से पंजाब में यहाँ पर पुनर्गठन में अकाली दल ने भूमिका निभाई है और किस तरह से उसकी सरकारें बनी हैं। यानी पंजाब में ये तो पता है पंजाबी सूबा बनाने के लिए अकाली दल ने यहाँ पर अच्छा खासा जो है समर्थन दिया है, अच्छा खासा प्रयास किया है। तो ऐसे करके यहाँ पर 1967 में अकाली दल की गवर्नमेंट बनी है, 77 में भी बनी है। दोनों ही मौक़ों पर यहाँ पर गठबंधन सरकारें बनी हैं। बहरहाल आप ये बात तो जानते हैं, गठबंधन सरकारें जो होती हैं स्टेबल नहीं होती हैं, कभी भी लुढ़क सकती हैं। तो वही रहा, यानी इनकी सरकार को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बर्खास्त कर दिया है।
और ऐसे करके अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब जो है बहुसंख्यक जो है वहाँ पर जो है सिख लोगों का है। अब वहाँ पर हिंदू लोग भी रहे हैं तो उनका कोई समर्थन ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सिख जो लोग हैं, सिख लोगों में भी यहाँ पर वही है जो हिंदुओं में है, यानी कि ये भी कहा जाए जाति और वर्ग में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में वही सब चीज़ें बनी, तो इस परिणाम के फलस्वरूप यहाँ पे अकाली दल जो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति जो थी वो भी विविधतापूर्ण थी, एक जैसी नहीं थी। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा समाज विविधतापूर्ण बटा हुआ है, तो वैसी समाज यहाँ पर भी था, यानी कि जो सिख भी थे तो सिख में भी जाति वर्ग यानी अपर लोअर सब डिवाइड थे। इस वजह से यहाँ पर भी राजनीति में जो है यहाँ पर जो अकाली दल है उसका ज़्यादा वर्चस्व नहीं हो पाया है। और कांग्रेस जो है, चूंकि आप ये बात सब जानते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना चरित्र जो है समाजवादी चरित्र बना लिया था, और इसी में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, उन्हें अकालियों से ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर सिख जो दलित वर्ग के सिख थे उनका समर्थन कांग्रेस को था। तो ऐसे करके कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर मजबूत होती गई है। 1970 का दशक आगे बढ़ा है, पंजाब को भी स्वायत्तता की मांग उठने लगी है, यानी कि ये भी ये कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है वो जब स्वायत्त है तो हम भी स्वायत्त बनाए जाएं। 1973 में क्या है, आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर मांग की गई है इस प्रस्ताव में कि केंद्र राज्य के संबंध में इनको पुनः परिभाषित किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए किया गया, और यहाँ पर सिख कौम यानी नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर दिया जाए, क्योंकि पंजाब में मोस्टली सिख लोग हैं, तो सिखों का ध्यान रखा जाए, सिखों के प्रभुत्व या वर्चस्व का जहाँ पे जो है उन्हें जो है उनको वर्चस्व को देखते हुए उन्हें जो है राइट दिए जाएं, इस तरह की बात यहाँ पर कही गई। यानी कि यहाँ पर एक तरह से जो उनकी मांगें थी वो कहीं ना कहीं एक अलग सिख राष्ट्र के रूप में देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो उनकी मांगें हैं वो खलिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अब वो उसके बारे में भी जानेंगे खलिस्तान क्या है। तो आनंदपुर साहिब में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, तो उस प्रस्ताव से अकाली दल सरकार जो है अकाली दल में फिर से वही है बर्खास्त हो गई है, और अकाली दल की जो भूमिका थी उस समय, क्योंकि रावी ब्यास नदी का जो पानी था उस पानी को लेकर पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच विवाद था, तो उसको लेकर इसने आंदोलन भी छेड़ा था। तो उसी आंदोलन के दौरान कुछ चरमपंथी लोग भी निकल आए हैं और चरमपंथियों ने क्या किया है, एक खलिस्तान बनाने की वकालत कर डाली है। अब देखिए खलिस्तान का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का मैप उठा के देखें तो आपको पता होगा एक पंजाब हमारे यहाँ है तो दूसरा पंजाब पाकिस्तान में भी है, यानी एक बहुत बड़ा तबका जो है सिख कम्युनिटी का वो जो पाकिस्तान में भी रह रहा है। तो उस समय ये हवा दी गई कि क्यों ना खलिस्तान नाम का एक नया रीजन बनाया जाए, खलिस्तान नाम का एक नया पूरा सोवरेन एक क्षेत्र बनाया जाए जिसकी स्वयं की स्वायत्तता हो और स्वयं का एक यहाँ पर प्रशासन हो पूरा, ठीक है, जो कि पूरा सिख समुदाय का हो। खलिस्तान इस तरह से बने कि यहाँ इस पर खलिस्तान जो बनाने की मांग चल रही थी उसका मानना ये था, उन लोगों का समर्थकों का मानना ये था कि पाकिस्तान वाला जो हमारा पंजाब वाला सूबा है वो भी मिला देंगे और भारत में जो हमारा सूबा है वो मिला देंगे, तो इसी मिला के खलिस्तान बना देंगे। और खलिस्तान बनाने का उनका उद्देश्य वही था कि हम अपने आप में अलगाव हो जाएगा हमारा और स्वतंत्र राष्ट्र बना देंगे अपना, ना हम भारत में रहेंगे ना ही हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो इस तरह से खलिस्तान वाली मांग है वो एकदम प्रबल होती चली गई है, आप देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं, पहले मास्टर तारा सिंह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम एक संत हरचंद सिंह लोंगोवाला हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो तारा सिंह कौन है, ये सिख धार्मिक राजनेता हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, अकाली आंदोलन के नेता रहे हैं, और स्वतंत्रता के आंदोलन में जो मुस्लिमों के साथ समझौता हुआ है इसके लेकर कांग्रेस के विरोधी रहे हैं ये, ठीक है। पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक रहे हैं। ये मास्टर तारा सिंह का नाम आपने सुना होगा, पंजाब का जब नाम आता है तो उनका भी आता है। हिंसा कैसे स्टार्ट हुई, अब देखिए हिंसा जो थी खलिस्तान को बनाने को लेकर, यानी कि एक अपना एक अलग राष्ट्र बनाने को लेकर ये जो संगठन थे वो कहीं ना कहीं हिंसा पे उतर आए, सशस्त्र विद्रोह पर उतर आए, और इन सबको जो हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाने भूमिका किसने निभाई, पाकिस्तान ने निभाई। यानी पाकिस्तान इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा था, समझ रहे हैं आप, ठीक है। यानी यहाँ पर इन्हें जो सशस्त्र विद्रोह उठाने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति कौन था, वो पाकिस्तान ही था। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, उग्रवादियों ने अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है यहाँ पर इन्हें अपना मुख्यालय बना लिया है और यहाँ पर एक हथियारबंद किले के रूप में से तब्दील कर दिया है। पूरा यहाँ पर हथियारबंद के रूप में ये पूरा तैनात हो गए, स्वर्ण मंदिर पूरा कब्जा कर लिया है। उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी, उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट जो थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। तो 1984 में जून के महीने में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। कई बार पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, यानी कि जो आपका स्वर्ण मंदिर था, स्वर्ण मंदिर को आजाद उग्रवादियों से आजाद करवाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक अपना ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का कूट नाम जो था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था।
तो ऐसे करके यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया है। ब्लू स्टार के दौरान जो है इंडियन आर्मी ने जो चरमपंथी थे उनको तो मार गिराया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है फायरिंग होगी, गोला बारूद चलेगा वहाँ पर, ठीक है, यानी हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंके जाएंगे तो मंदिर तो क्षतिग्रस्त होगा ही होगा। यानी कि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई चरमपंथी केवल चलाएंगे, इंडियन आर्मी भी उसका जवाब देगी। तो यहाँ पर वही हुआ कि सैन्य कार्रवाई जो हुई उससे जो है स्वर्ण मंदिर परिसर को भी अच्छी खासी चोट पहुंची, और ऐसे करके यहाँ पर सिखों की भावनाओं को भी फिर चोट पहुंची कि भाई सिखों ने ये सोचा कि इंदिरा गांधी और दूसरा तरीका भी अपना सकती थी। जरूरी था कि हमारे पवित्र स्थान को ही रक्त रंजित किया जाए, हमारे पवित्र स्थान को ही तहस नहस किया जाए। सिखों में इस तरह से आक्रोश व्याप्त हो गया, और ऐसे करके यहाँ पर चरमपंथी कम नहीं हुए, चरमपंथी और बढ़ गए। यानी कि जो पहले चरमपंथ का समर्थन नहीं करते थे वो भी लोग अब चरमपंथ पर उतर आए, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमारी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो आपकी जुड़ी हुई हैं स्वर्ण मंदिर से, उनको आघात पहुंचाया है। तो इस वजह से धर्म को लेकर आघात पहुंचाया, तो इस वजह से वो लोग फिर से और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे, ठीक है, दोनों बॉडीगार्ड जो थे उस समय वो सिख थे, दोनों अंगरक्षक जो थे वो सिख थे। तो भाई दोनों लोगों ने जो है यहाँ पर उस समय प्लान बना लिया। उनका मानना यह था कि देखिए हमारे कौम का मतलब कम्युनिटी पर किस तरह से प्रधानमंत्री ने अत्याचार ढाए हैं, किस तरह से हमारी कम्युनिटी का सफाया प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवा कर चलाया है। तो इस बात को लेकर अंगरक्षक बहुत नाराज थे। तो इंदिरा गांधी एक बार अपने लॉन में बैठी हुई थी, यानी 31 अक्टूबर 1984 का दिन है, तो बाहर में बैठी हुई थी। इसी समय आकर कार्बाइन से धड़ाधड़ उन पर गोलियां चला दी गई हैं। तो ऐसे करके इंदिरा गांधी वहीं लहूलुहान होकर गिर गई हैं, और गिरने के बाद आप ध्यान दें कुछ घंटों बाद मृत्यु भी हो गई है। बहरहाल उसके बाद देश में एक हिंसा का जो है यहाँ पर दौर स्टार्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कभी भी किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति कुछ इस तरह के कृत्य करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आक्रोश होना तो वहाँ पे स्वाभाविक है। और आक्रोश होने के और भी कुछ कारण थे। कारण ये थे कि भाई पंजाब जो था, ऑब्वियस सी बात है, वो पंजाब में केवल सिख लोगों का बोलबाला था, तो हरियाणा वाले भी थोड़े जल फील करते थे, ऊपर से हिमाचल वाले भी करते। तो ऐसे में लोगों को मौका मिल गया, और मौका मिलने का मतलब ये था कि एक बड़ा हिंसा यहाँ पे भड़क उठी, यानी सिख समुदाय के विरुद्ध एक लंबी हिंसा भड़क उठी। सबसे ज्यादा जो सिख मारे गए वो दिल्ली में मारे गए, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो इलाके यहाँ सिख बाहुल्य इलाके, वहाँ पे सबसे ज्यादा सिख मारे गए। इसके अलावा कानपुर, बोकारो, यानी जहाँ पर सिख और रह रहे थे, चास जैसे इलाके, यहाँ पर भी सिख मारे गए। यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा इन्हें जान माल की हानि सिखों को उठानी पड़ी है। यानी कि काफी, यानी कह सकते हैं यानी कि हफ्तों तक ये चला है आंदोलन, हिंसा चली है, और इस हफ्तों तक चली हिंसा में काफी सिख मारे गए हैं, लगातार मारे गए हैं। तो सिखों को इस बात को लेकर सिखों को जो है अंदर एक आत्मग्लानि या अफसोस था कि भाई गवर्नमेंट ने हमें बचाने की कोई मुहिम नहीं चलाई। इनका मानना यह था कि भाई जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं तत्कालीन गवर्नमेंट जो है अपना न्यूट्रल हो गई है, और न्यूट्रल होने का फायदा उठाकर पब्लिक ने फायदा उठाया, और पब्लिक ने हम पर जो है जुल्म ढाए हैं, ऐसा सिखों का मानना है। तो यहाँ पर भाई इनका मानना यह है कि भाई गवर्नमेंट अगर चाहती तो उस समय रोक सकती थी, गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कदम नहीं उठाए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूं आपको, हिंसा जो इस तरह की जो हिंसा हो रही है, या फिर इस तरह की जो कोई भी गतिविधियां जो होती हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की छवि जो थी एक राष्ट्रीय नेता की थी। राष्ट्रीय नेता के अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वन मैन इन आर्मी वाली यानी सिद्धांत पर थी, यानी कि केवल एक ही आदमी काफी है। जैसे भी आप वर्तमान में मोदी जी की छवि है, सेम वही छवि थी, ठीक है, यानी इंदिरा गांधी का नाम ही काफी है चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि देश में कोई भी सरकार अपील करती तो लोग नहीं मानते। यानी कि ये बात तमाम बार कही जाती है कि मान लो गवर्नमेंट ने प्रयास क्यों नहीं किया। पहली बात तो इंदिरा गांधी तो लहूलुहान है, इंदिरा गांधी क्या प्रयास करेंगी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद एकदम थोड़ी ना हो पाया है, माहौल एकदम गर्मा गया है। तो बहरहाल हिंसा हुई है, हिंसा कुछ दिनों बाद शांत भी हुई है। बहरहाल मनमोहन सिंह सरकार जब 2005 में फिर से आपकी सरकार बनी है इनकी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने अफसोस भी जताया है। इन्होंने भाषण के दौरान ये कहा है, रक्तपात जो हुआ उस पर अफसोस जताया, सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी है इन्होंने कि भाई जो कुछ हुआ अब आप भूल जाइए इस तरह से। तो आगे शांति की ओर प्रयास कैसे हुए हैं। अब चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर नेतृत्व किसने संभाला है, राजीव गांधी जी ने संभाला है। तो राजीव गांधी जी ने जो नेतृत्व संभाला है तो वो अब क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति और है, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। ये भी धार्मिक राजनेता हैं, यानी इनकी भी शुरुआत अकाली दल से हुई है, और यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं ये अकाली दल के। तो इन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता किया है, लेकिन बाद में इनकी एक हत्या कर दी जाती है, एक सिख व्यक्ति ने ही इनकी हत्या कर दी है। तो राजीव गांधी क्या था, यहाँ पर राजीव गांधी जो है सत्ता में आसीन हुए हैं इंदिरा गांधी के बाद, और इन्होंने नरमपंथियों से बात करना स्टार्ट किया। अकाली दल के नरमपंथी नेता हैं। ऐसे करके यहाँ पे हरचंद सिंह लोंगोवाला सामने निकल कर आए हैं, और 1985 में एक समझौता हुआ है।
और जो समझौता जो है लोंगोवाल समझौते के नाम से या पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर कि ये समझौता कब हुआ, यानी ये समझौता 1985 में हुआ है। तो यहाँ पे वही सब चीजें की गई, पंजाब में जो हुआ सो हुआ, अब अमन और शांति कायम की जाए। अब चूंकि यहाँ पे पंजाब से हरियाणा अलग हो चुका था, हिमाचल प्रदेश से अलग हो चुका था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक क्षेत्र था चंडीगढ़ वाला, उस पर अधिकार छोड़ना कोई भी नहीं चाह रहा था, ना पंजाब वाले चाह रहे थे, ना हरियाणा वाले चाह रहे थे, क्योंकि वहां पर दोनों ही कम्युनिटियां थी। पंजाब में, चंडीगढ़ में जो है पंजाबी सिख लोग भी रह रहे थे, और वहां पर पंजाब जो हरियाणा के लोग भी रह रहे थे, हिंदी भाषी लोग भी रह रहे थे। तो अब वहां पर बड़ी दुविधा की स्थिति है। बहरहाल जैसे जैसे सहमति बनी है तो इन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया राजीव गांधी ने, चंडीगढ़ जो है पंजाब को हम दे देंगे, ठीक है, और पंजाब हरियाणा के जो भी सीमा विवाद है उन्हें सुलझाने के लिए आयोग वगैरह नियुक्त करेंगे। यानी जो भी इन्होंने कहा है कि भाई इस तरह के जो गतिविधियां हैं जिसके तहत आपका हरियाणा के साथ सीमा विवाद चल रहा है या फिर पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिब्यूनल वगैरह बनाएंगे, न्यायाधिकरण वगैरह बनाएंगे, इस तरह की इन्होंने बात कही है। बहरहाल ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई हैं, यानी विवाद शांत नहीं हुआ है, ठीक है, विवाद आगे बढ़ता रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पंजाब में उस समय विशेष सुरक्षा बल अधिनियम एक लगाया गया था। जैसे आपने सुना होगा अप्सपा के बारे में सुना है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से आपने सुना होगा अप्सपा कानून, ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया है, जहां पर आर्मी नियंत्रण करती है, पूरे क्षेत्र का प्रशासन जो होता है वो आर्मी नियंत्रण करती है। यानी अगर आर्मी को कोई व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है तो आर्मी उसे ट्रेस कर लेती है या फिर उससे कार्यवाही भी करती है, तो वो अप्सपा कानून होता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक कानून लगा हुआ था जिसके तहत आर्मी देखभाल कर रही थी इस क्षेत्र की। तो यहाँ पर यह सहमति बनी थी कि भाई ये क्षेत्र में से इस तरह का जो कानून है वो समाप्त कर दिया जाए, सामान्य जो है वही चीजें यहाँ पर आई जाए। तो ना तो इतनी जल्दी यहाँ पे अमन कायम हुआ है, ना ही समझौते का प्रभाव पड़ा है, हिंसा का चक्र चलता रहा है, लगभग 1 दशक तक यहाँ पे लंबी हिंसा चली है। इसमें पुलिस का रोल सबसे ज्यादा खराब रहा है, पुलिस ने सबसे ज्यादा ज्यादती की है, मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ है। बहरहाल बार बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। ऐसे में यहाँ पर 1992 के चुनाव हुए हैं, यानी हिंसा के बीच 1992 के चुनाव हुए हैं। अब चुनाव में आप देखेंगे ओनली 24% वोटर ही वोट डालने आए हैं। इतनी ज्यादा बुरा हाल था, आप समझ सकते हैं, एक तरह से जम्मू कश्मीर जैसा ही हाल यहाँ पर भी रहा है। बहरहाल धीरे धीरे करके उग्रवाद का दौर थमा है, ठीक है, तो उग्रवाद का जब दौर थमा है तो यहाँ पर फिर से लोकतंत्र की बहाली हुई है। 1997 में अकाली दल और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी है, और ऐसे करके पंजाब का ये पहला चुनाव सफल रहा है, ये वाला, यानी जो अकाली दल का भाजपा के समर्थन से बना है, और ऐसे करके वहां पर शांति बहाल हुई है और पंजाब आजाद आपके सामने है। तो देखिए आपने ये देखा कि किस तरह से हिंसा का दौर चला है, कैसे लोगों की आकांक्षाएं यहाँ पर जागृत हुई, कैसे लोगों ने देखा कि भाई हमें उसे दूसरे को ज्यादा अधिकार दे दिए कि हमें कम मिले हैं, तो उस बात को लेकर लोग नाराज हुए। तो आपने यहाँ पर देखा है। अब आगे हम देखेंगे हमारे पूर्वोत्तर, यानी जो आज 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, 7 बहनों वाले राज्य जो हैं, वहां पर राजनीति का असर क्या पड़ा है, वहां पर किस तरह से अलगाववाद, वहां पर किस तरह से क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल हुई हैं, वो हम यहां पर अब देखेंगे। देखिए पूर्वोत्तर यानी कि यहां पर 7 राज्य हैं और 7 बहनें इन्हें कहा जाता है। अगर वर्तमान में देखें तो यहां पर बताया गया है कि भाई देश की कुल 4% आबादी यहां पर निवास करती है, और अगर कुल क्षेत्रफल में देखें तो यहां पर ये आबादी यहां के हिसाब से दुगनी है। क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी यहां की देखें तो यहाँ वो भी ज्यादा है आबादी। अब देखिए यहां पर एक 22 किलोमीटर लंबी पतली सी राहदारी है जो कि इसे भारत से जोड़ती है, यानी जिसे हम अपने आम भाषा में चिकन नेक के नाम से जानते हैं। यानी आप देखेंगे कि हम जो यहां तक पहुंचते हैं तो हम यहां से होकर पहुंचते हैं ऐसे करके। तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है, इधर नेपाल भी आ जाता है यहाँ पर। तो बहुत चिकन नेक टाइप है, यानी कि बहुत पतली सी धारी है चली आ रही है। ये 22 किलोमीटर की धारी है, कोई ज्यादा नहीं है। तो आपने सुना भी होगा कि बार बार विवाद जब रहता है, जब चाइना बार बार कोशिश करता है मतलब आक्रमण करने की, तो बार बार यहीं पे खतरा मंडराता है। क्योंकि आप सभी को पता है जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, नहीं बांग्लादेश यानी पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल जब एक थे, लॉर्ड कर्जन की योजना के बाद जब अलग विभाजन हुआ है, तो उस विभाजन के बाद यहां से पहले तमाम रास्ते जा रहे थे, पहले यहां पर तमाम रास्ते जा रहे थे। अब चूंकि यहां विभाजन हो गया, अब विभाजन होने के बाद फिर 1947 में पाकिस्तान के खेमे में ये वाला हिस्सा चला गया, तो इस वजह से यहां से जो रास्ते जा रहे थे वो बंद हो गए। पहले बहुत सारे रास्ते यहां से जा रहे थे, तो हमें केवल पतला सा रास्ता मिला है ये वाला, इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। तो वही सब बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं के जरिए हम चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इसके साथ साथ हम दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ से हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भी संपर्क स्थापित करते हैं। बहरहाल 1947 के बाद यहाँ पर भी बदलाव आए हैं। यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, यहाँ पर इसका खासी पहाड़ी क्षेत्र था और अलग अलग रियासत थे।
और यहाँ पर फिर सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि भाई यहाँ पर राजनीतिक पुनर्गठन यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बने हैं। मिजोरम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 87 में राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लिया होगा। सॉरी, देखिए आप लोगों से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें आप अपने आप नोट कर लिया कीजिए। इसके लिए मेरा वेट मत कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं। आप क्लास 12th की यहाँ पर आप देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं। मैंने क्लास 6 से आपको प्रॉपर में नोट्स बनवाए हैं, लेकिन हाँ क्लास 12th में ये चीज़ें जो आती हैं ये आप लिख लीजिए। ये देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई व्यर्थ नहीं जा रहा है आपका पढ़ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बिपिन चंद्रा की आज़ादी के बाद भारत किताब जो है वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप वो किताब उठा के देखेंगे तो वहाँ पर भी यही सेम कहानी है, बस थोड़ा विस्तार कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखा होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1987 में दर्जा मिला है। तो यहाँ पर बताया है भाई कैसे यहाँ पर आया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देखिए ये जो क्षेत्र था, एक तो इसकी संस्कृति अलग रही है एकदम। यहाँ पर अगर देखा जाए लोगों का जो वेशभूषा है, परिधान है, या फिर उनका जो शक्ल सूरत है वो लगभग अलग सी है। तो इस वजह से इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा ये लगता है कि भाई जो समूचे भारत के लोग हैं हमारे साथ बड़ा ही अकेलापन का व्यवहार करते हैं, तिरस्कार वाला व्यवहार करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, तमाम बार ये घटनाएं सामने आती हैं कि दिल्ली में पढ़ रही पूर्वोत्तर की छात्रा को चीनी चीनी कह के लोग चिढ़ा रहे हैं, चीनी चीनी कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। कोरोना जब पैंडेमिक चल रहा था उस दौरान एक न्यूज भी चली थी कि किसी व्यक्ति ने पूर्वोत्तर की छात्रा के मुंह पे थूक दिया था, यानी थूक दिया ये कहते हुए कि तू कोरोना फैला रही है, चाइना से आई है, कोरोना फैला रही है। तो इस तरह की जो हरकतें जो लोग करते हैं हमारे भारत में, उत्तर भारतीय लोग खास करके करती हैं, और मैं सभी से बोल रहा हूँ ये, तो इससे कहीं ना कहीं इनका एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इन्हें भी ये लगता है कि हम दिल्ली वगैरह आते हैं तो हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तो उस समय तो और भी होगा, अब तो खैर गवर्नमेंट है, सोशल मीडिया है, तो हर चीज़ सबके सामने हाईलाइट हो जाती है, एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही था, शुरुआत में यहाँ पर कोई विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और चूंकि इसमें जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी इसलिए यहाँ पर राजनीतिक उठापटक का यहाँ पर ज़्यादा असर नहीं मिला। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ पर लोगों ने खूब रुझान दिखाया, गवर्नमेंट ने रुझान दिखाया। यूपी बिहार आप समझ रहे होंगे, जनसंख्या ज़्यादा थी, वोट बैंक ज़्यादा था, यहाँ पर पार्टी के लिए सीटें भी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर अच्छा खासा रुझान दिखाया। यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, सीटें भी नहीं है, तो इनका इतना ध्यान किसी का गया नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें इस क्षेत्र को, अगर हम थोड़ा मैप में देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र की जो जनसंख्या का ढांचा परिवर्तित करने की भूमिका जो जिसने निभाई है वो बांग्लादेश ने निभाई है। यानी बांग्लादेश के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है ये, तो बांग्लादेश की मोस्टली जो घुसपैठिया जनसंख्या थी वो इन क्षेत्रों में जाकर बस गई। तो जिसकी वजह से इन लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही लोग अपने मूल स्थान पर अल्पसंख्यक हो जाएं, और ये हुआ भी है। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या की संरचना में बदलाव आया है। अब पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, यानी कि यहाँ पर चूंकि भारत से कनेक्टिविटी हो नहीं पाई। भारत से कनेक्टिविटी का मतलब क्या था, क्योंकि भारत के जो राजनीतिज्ञों ने इतना यहाँ पे महत्व नहीं समझा। उनका मानना ये था कि भाई जुड़ गया है वही काफ़ी है, क्योंकि भाई पॉलिटिशियन अपना इंटरेस्ट कहाँ लगाते हैं, पॉलिटिशियन अपना इंटरेस्ट वहाँ लगाते हैं जहाँ पर उन्हें लोकसभा की सीटें दिख रही हो, विधानसभा की सीटें दिख रही हो। यानी लोग सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोकसभा की सीटें। उन्होंने दिख रहा हो लोकसभा के में इलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो सबका ध्यान यूपी की तरफ रहता है। तो यहाँ पर सीटें भी गिनी चुनी है, 2 4 6 सीटें हैं, तो उसके पीछे वहाँ पर क्यों लोग जाएं, तो वही यहाँ पर एक रीजन था। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि सामाजिक संरचना में सुधार नहीं आया, आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए, और यहाँ पर ऐसे करके लोगों के अंदर एक जो है गंभीर असंतोष पैदा हो गया। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा थी वो काफ़ी बड़ी थी, इस वजह से यहाँ पर बाहरी लोग भी एंट्री मार गए। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर की राजनीति में 3 मुद्दे काफ़ी हावी हुए। सबसे पहला था स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता का मतलब क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर को मांग दी गई है 370 देकर, वैसे ही हमें मांग दी, हमें हमारी डिमांड पूरी की जाए, यानी हमें निर्भर ना रहना पड़े दिल्ली की ओर, हमें बार बार मुंह ताकना ना पड़े। इसके अलावा अलगाव के आंदोलन थे, यानी जिन तमाम लोगों का मानना यह था कि भारत से हमारा जब यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए राजनेता हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो भारत से जुड़ने का मतलब ही क्या है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सबसे बड़ा विरोध जो कर रहे थे वो बाहरी लोगों का कर रहे थे। बाहरी लोगों का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बांग्लादेश से जो मुस्लिम आके बस गए थे इन क्षेत्रों में, उनका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो स्वायत्तता की मांग कैसे कैसे उठी है वो हम देखें। देखिए, पहले आज़ादी के पहले जो मणिपुर त्रिपुरा वाला इलाका छोड़ दें तो पूरा हिस्सा असम कहलाता था, और यहाँ पर जब गैर असमी लोग जो थे, इन्हें जब लगा कि असमी भाषा इन पर थोपी जा रही है तो ये लोग स्वायत्तता की मांग करने लगे। ऐसे करके असमी भाषा के विरोध में जो गैर असमी लोग थे इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें प्रदर्शन हुआ, दंगे हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ हैं इस क्षेत्र में,
तो यहाँ पर सभी जनजातियों की भाषा असमी नहीं है, बहुत सारी जनजातियों की अपनी भाषा है, तो उन्हें लगा कि भाई असमी भाषा पे थोपी जा रही है। तो ऐसे करके जनजाति समुदाय के नेता इनसे अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने फिर ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया है, और ये ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन है जो है 1960 में आते आते ये ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया है। ठीक है, इन सब का टारगेट यही था कि हमारा एक अलग ट्राइबल स्टेट बनाया जाए, यानी हम असम में नहीं रहेंगे। असम वाले तो हम असमी भाषा थोप रहे हैं, हम असम में नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग ट्राइबल स्टेट बनाएंगे। बहरहाल केंद्र सरकार को भी भाई डिमांड माननी पड़ी है, लगातार असंतोष, लगातार प्रदर्शन, लगातार हिंसा हो रही है, तो केंद्र सरकार यहाँ पर झुकी है, और केंद्र सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया है। यानी असम से 3 राज्य निकले हैं, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 1972 में यहाँ पर पुनर्गठन पूरा हो गया, लेकिन असम की जो वहाँ पर असम की हिंसा थी शांत नहीं हुई, क्योंकि असम का समाज जो था वो विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जो कह सकते हैं जनजातियों में बटा हुआ था। जैसे असम का एक बोडो क्षेत्र था, करबी और दिमसा जैसे समुदाय भी थे, तो ये भी ये कह रहे थे भाई अब हमें भी अलग कर दिया जाए। जैसे यहाँ मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया है आपने अलग अलग करके, अब हमें भी अलग कर दो। बोडो क्षेत्र वाले, करबी, दिमसा वाले भी यही बात करने लगे। तो बाद में क्या हुआ, विद्रोही कार्रवाइयाँ भी हुई, संघर्ष भी हुए, काफ़ी सारे लोग मारे भी गए। गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये रवैया अपनाया कि इन समुदायों को वो असम में ही रखा। यहाँ पे करबी और दिमसा समुदायों को एक जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्ता दे दी गई। देखिए, जिला परिषद के बारे में आप लक्ष्मीकांत की जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि जिला परिषद का गठन क्यों किया गया, यहाँ पर क्या इसका महत्व है। तो उसके अंतर्गत इन्हें स्वायत्तता दी गई, यानी कि जिला परिषद का गठन में इन्हें जो है पूरी छूट दी गई है। बोडो को भी बाद में जो है जनजाति में ही जो है ऐसे स्वायत्त परिषद का जो है ऐसे भी दर्जा दे दिया गया बोडो जनजाति को। तो ऐसे करके इन जनजातियों ने स्वतंत्र राष्ट्र की जो है, स्वतंत्र राज्य की मांग बाद में फिर नहीं की है। ठीक है, तो ये तो स्थिति है असम की। असम की आपने देख ली। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर यहां पर अलगाववादी आंदोलन। अब देखिए, अलगाववादी आंदोलन का जो दौर है वो केवल पूर्वोत्तर में नहीं है, हमारे उत्तर भारत से ही स्टार्ट हुआ है अलगाववादी, खास करके जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ है, फिर पंजाब में पहुंचा है और पंजाब से पूर्वोत्तर में पहुंच गया है। तो यहां पर अलगाववाद वाली जो मांग है वो आप देखेंगे यहाँ पर प्रबल हो गई है। और हाँ, द्रविड़ आंदोलन भी अलगाववाद वाला ही था, द्रविड़ आंदोलन, लेकिन द्रविड़ ने कभी सशस्त्र विद्रोह वाला रवैया नहीं अपनाया है, ये सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है, मिजो हिल्स हैं, तो वहाँ पर असम के भीतर एक स्वायत्त जिला परिषद बना दिया गया। लेकिन वहाँ के लोग ये कहते थे कि हम लोग कभी ब्रिटिश इंडिया के अधीन ही नहीं रहे हैं, फिर आप हमारे ऊपर ये इस तरह के भारत के नियम क्यों थोप रहे हो, भारत सरकार के नियम क्यों लगा रहे हो हमारे ऊपर। यानी हम कभी जब ब्रिटिश इंडिया के अंग ही नहीं रहे हैं तो हम भारत संघ से हमारा कोई नाता भी नहीं है। इनकी बात, यानी ये अपनी बात रख रहे थे कि भाई हम तो जब ब्रिटिश इंडिया कभी अधीन ही नहीं रहे हैं तो आप हमारे ऊपर भारत संघ के नियम क्यों हमारे ऊपर लागू कर रहे हो। ऐसे करके 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल पड़ गया। अब अकाल जब पड़ा है, क्योंकि असम के पास में था ये क्षेत्र, तो असम गवर्नमेंट ये अकाल में नाकाम रही है, प्रबंधन करने में, खाद्यान्न का प्रबंध करने में नाकाम रही है। ऐसे में जनता वहां की और भड़क गई है, अलगाववादी आंदोलन और तेज हो गया है। यहां पर एक व्यक्ति हैं, यानी मिजो लोगों में एक गुस्सा है, जहां पर एक व्यक्ति हैं लाल डेंगा, इनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया है। लाल डेंगा, देखिए नाम, इनके नाम आप सब लोगों को याद रखना, क्योंकि ये संबंधित जो व्यक्ति हैं इनका योगदान है, अपने अपने जो राज्य बने हैं, वर्तमान में मिजोरम राज्य बना है तो उसमें इन व्यक्ति का योगदान है, तो इसलिए इनके नाम आप लिख लेना। ठीक है, मेरा यही आपको जो है राय है। तो ये मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक हैं और अकाल के बाद अलगाववाद का जोड़ दिया है। सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व भी किया इन्होंने। राजीव गांधी से इनका जो है सलाह हुई है 1986 में आते आते, फिर ऐसे करके इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और बाद में मिजोरम जब बनाया तो मिजोरम के ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो लाल डेंगा जो हैं, इनका नाम मिजोरम से जुड़ता है। ठीक है, यानी इनकी ही वजह से मिजोरम बन पाया है 1986 में। तो ऐसे करके यहाँ पर 66 तक आते आते ये मिजो नेशनल फ्रंट है, इसने अपनी आज़ादी की मांग स्टार्ट कर दी, सशस्त्र अभियान चलाया, काफ़ी लंबी लड़ाई चली। आप सभी को पता होगा कि भारतीय सेना यहाँ पर तत्काल तत्पर रही, काफ़ी लंबी जान माल की हानि हुई, यानी कि तमाम टकराव हुए। ये लोग गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, छुपकर यानी वार करने में। इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं हटी। बहरहाल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से यहाँ भी बाज नहीं आया है। अब पाकिस्तान वही चाहता था कि भारत में अशांति फैले, भारत टूट जाए, भारत टूट कर बिखर जाए। पाकिस्तान का केवल यही रवैया रहा है। देखिए, पाकिस्तान सबसे बड़ा मूर्ख देश है, सही बात बोलूँ मैं। क्यों मूर्ख देश है? जितना पैसा वो हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए खर्च करता है, उतना पैसा अपने देश को अगर आबाद करने के लिए खर्च करे तो यकीन मानिए बाकी जनता खुशहाल हो जाएगी, बाकी जनता जो है बेहतर हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो केवल क्या है, भारत को बर्बाद करने हैं, भारत के टुकड़े करने हैं और इसी में वो ताना वाना बुनता रहता है।
तो यहाँ पर भी वही है, पाकिस्तान वाले क्या थे, पूर्वी पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाला रीजन जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो ऐसे करके इन्होंने शरण भी दी तमाम जो है यहाँ पर विद्रोहियों को। मिजो विद्रोही इन्होंने अपने ठिकाने बनाए, यानी आज के बांग्लादेश वाले रीजन में यहाँ पे तमाम ठिकाने भी बनाए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की है। इसमें देखिए ऑब्वियस सी बात है, कार्रवाई कहीं होती है, कहीं स्ट्राइक वगैरह जब होती है, यानी कि जब इंडियन आर्मी वगैरह या फिर कोई भी फोर्स कार्रवाई करता है तो उसमें जान माल को भी हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर भी वही है, जनता को भी हानि उठानी पड़ी है, गवर्नमेंट को भी हानि हुई है, यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इनकी वजह से भावनाएं और तेज हुई हैं। बहरहाल लाल डेंगा जी जो हैं, बातचीत नहीं बनी है। लाल डेंगा जी अब यहाँ से निकल गए हैं, पाकिस्तान में जाके निर्वासित हो गए हैं। समझ रहे होंगे आप, यहाँ से निकलने के बाद पाकिस्तान में जीवन जीने लगे, लेकिन फिर से बेचारे भारत लौट के आए हैं और गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू की है। ऐसे करके 1986 में आकर यहाँ पर राजीव गांधी से समझौता हुआ, शांति समझौता, और ऐसे करके यहाँ पे मिजोरम को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो अपना अलगाववाद वाला संघर्ष है इन्होंने रोक दिया है और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो आपका मिजोरम का इतिहास है। कब बना है मिजोरम? स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राज्य ये बना है आपका 1986 में। और यहाँ पे इनके जो बनाने में योगदान किसका है? लाल डेंगा जी का है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, या फिर आप लिख लेना। तो देखिए आप लोग समझदार हो गए हैं, अब आप खुद भी कुछ चीज़ें नोट कर लिया कीजिए। मैं यहाँ पर इतना कह के आपको बताता हूँ, फिर भी आप रह जाते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका मिजोरम का हो गया। अब नागालैंड वाला है। देखिए नागालैंड अगर देखा जाए तो नागालैंड की कहानी मिजोरम से अलग नहीं है। नागालैंड भी यहाँ पर एक ट्राइबल पूरा एरिया था और ट्राइबल एरिया में यहाँ पर नागालैंड का हल जो था वो पॉजिटिव नहीं निकल पाया। यानी मिजोरम का तो लाल डेंगा जी के नेतृत्व में एक हल जो था पॉजिटिव निकल कर आया, पॉजिटिव एस्पेक्ट की तहत निकल कर आया और वहाँ पर विद्रोह लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन नागालैंड की कहानी थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, इनका नाम था अंगमी जापू फिजो। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1951 में इन्होंने अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया। यानी कि जो अंगमी जापू फिजो हैं, इन्होंने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया और हिंसक कार्रवाइयों पे उतारू हो गए। बहरहाल वही बात यहाँ पर भी है, इंडियन आर्मी को यहाँ पे ही आना पड़ा और आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर ऑल टाइम लगा रहता है, आज भी लगा हुआ है, क्योंकि आज तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। आज भी मौका लगते ही तमाम हमले वगैरह होने लगते हैं, तमाम जगह जो है देखा होगा मारकाट स्टार्ट हो जाती है। तो आज भी इंडियन आर्मी तत्पर रहती है। अब तो बहरहाल और भी फोर्स लगा दी है वहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे, यानी इसका नागालैंड का पॉजिटिव हल नहीं निकल पाया है, आज भी नहीं निकल पाया है। बहरहाल आज भी यहाँ पर आर्मी तैनात है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। देखिए पहले ये जो है अंगमी जापू फिजो, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये व्यक्ति हैं अंगमी जापू फिजो, ये नागालैंड की आज़ादी के प्रमुख नेता हैं। देखिए इन नेताओं के नाम आप लिख लेना, कौन से नेता कौन से राज्य की आज़ादी के समर्थक रहे हैं, कौन से नेता ने प्रणेता रहे हैं। जैसे लाल डेंगा रहे हैं मिजोरम के, अंगमी जापू फिजो रहे हैं नागालैंड के, तो ये नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र विद्रोह छेड़ा है और अंडरग्राउंड यानी कि छुपने के लिए पाकिस्तान में गए हैं, यानी पाकिस्तान का समर्थन नहीं मिल रहा था। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, तो ये आप इतना लिख लेना, ये व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हम देखेंगे बाहरी लोगों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन। अब देखिए आपने ऊपर अभी आपने देखा था कि जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्र बहुत छोटा है, जनसंख्या यहाँ पर ना के बराबर है। यहाँ पर यानी कि कहा जाए जनसंख्या की मूल जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही अल्प है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बांग्लादेश की जनसंख्या रुक ही नहीं रही है, बांग्लादेश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश के तमाम जो घुसपैठिए हैं वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं, बेहतर अवसरों की तलाश में, रोजगार की तलाश में भारत की ओर रुख कर रहे हैं। तो आप्रवासी जो बांग्लादेश छोड़कर यहाँ पर आके बस गए, तो ऐसे में यहाँ पर गुस्सा आना, ऐसे में यहाँ विद्रोह होना एक आम बात है। यानी कि आप्रवासियों की संख्या कुछ जगहों पर तो इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ पर ये मूल निवासी जो थे वो अल्पसंख्यक बन गए। ऑब्वियसली बात है, विद्रोह होगा। तो यहाँ पर स्थानीय जनता ने जो भारी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा आया, गुस्सा उभर उठा और यहाँ की जनता जो थी, मूल जनता थी, वो लोग जो बाहर से आप्रवासी लोग आ रहे थे तो उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिद्वंदी के रूप में देखने का रीजन क्या था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए आप एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपका घर है, अब आपके घर में 4 आदमी बिना बुलाए आपके घर में शिफ्ट कर दिए जाए, यानी आपकी प्रॉपर्टी में वो भी हिस्सा लें, आपको खराब लगेगा। तो यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर उन्हें लगने लगा कि भाई हमारे संसाधन हैं, हमारी जमीन है, हमारे खेत हैं और ये लोग आबादी बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ आसपास, यानी हमारी चीज़ें हम ही अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे थे और यहाँ पर ये लोग, स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि भाई ये लोग जमीन हथिया रहे हैं और ये हुआ। अब यहाँ पर फिर इसके खिलाफ संघर्ष स्टार्ट हो गया, हिंसक घटनाएं भी हुई, काफ़ी लोगों को हानि भी पहुंची। 1979 से लेकर 85 तक यहाँ पर आंदोलनों का एक लंबा दौर चला है। यानी कि यहाँ पर
असमी लोगों को ये संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है, और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, हकीकत भी है। जो एनआरसी लगाया गया है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ है, एनआरसी की परंपरा यहीं से स्टार्ट हुई। जब आप एनआरसी का इतिहास देखेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो यहीं से स्टार्ट हुआ, असम से ही पहला कारण बना। तो यहाँ पर असम की जनता चाहती थी इन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि नहीं तो असमी जनता, जो स्थानीय असमी जनता, अल्पसंख्यक हो जाएगी। बहरहाल ये इसके लिए देखिए, एक जो है 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, ये आंदोलन चलाया गया, और इनका विरोध किसके साथ था? विदेशियों के साथ, यानी कि एक छात्र संगठन था। यानी इन्होंने जो है आसू के आंदोलन में अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में जो लाखों फर्जी वोटर हैं बांग्लादेश से आए हुए, तो इनके खिलाफ ये थे। इनका मानना ये था कि भाई 1951 के बाद जो भी जनसंख्या है एक्चुअल वो रखी जाए, बाद बाकी जो है इन्हें बाहर निकाला जाए, ठीक है। और इस तबके को, जो आसू वाला संगठन था, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन, इसे वहां पर स्थानीय लोगों का, स्थानीय जनता का समर्थन पूरा प्राप्त था। बहरहाल एक लंबा संघर्ष चला, लंबे संघर्ष में जान माल दोनों को जान गंवानी पड़ी तमाम लोगों को। रेलगाड़ियों की आवाजाही, यानी तेल का, जो तेल शोधक कारखाने के लिए तेल की सप्लाई जो हो रही थी असम से, ठीक है, तो नहर कटिया वाले इलाके से, तो वो भी बाधित हुई। परिणाम स्वरूप राजीव गांधी ने फिर से यहाँ पे जो है यहाँ पर समझौता किया है। 1985 में यहाँ पे राजीव गांधी सरकार ने जो है आसू के नेताओं से समझौता किया है। यहाँ समझौता जो हुआ है वो ध्यान देने वाली बात है, और आप इसे आराम से नोट करना, मैं बताता जाऊंगा पूरा। यहाँ पर जो समझौता हुआ 1985 में राजीव गांधी से, आसू वाले संगठन का, राजीव गांधी ने पूरा विश्वास दिलाया कि भाई 1971 से पहले जो लोग आ चुके हैं उनको तो रहने दो, लेकिन 1971 के बाद के जो लोग आए हैं यहाँ पर, उन्हें हम वापस भेजेंगे, एनआरसी लगाकर उन्हें हम वापस भेजेंगे। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद के सालों में असम में आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम वापस भेजेंगे। अब 1971 से पहले जो आया है वो तो अब आ गया, लेकिन 1971 के बाद जो आया है उसको हम वापस भेजेंगे। तो बहरहाल आज भी एनआरसी को लेकर विवाद चल रहा है, आप लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है उसका हल नहीं निकाला है, वर्तमान गवर्नमेंट ने उसका हल भी निकाला है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है, एनआरसी, ठीक है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वगैरह अमेंडमेंट करने की बात चल रही है। तो बहरहाल वो तो गवर्नमेंट की आगामी प्रक्रिया है। अभी तक जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है। सब कुछ आज है मतलब मौजूद, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। यानी कि अभी मैं ये नवंबर के लास्ट में, नवंबर 2020 के लास्ट में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये पूरी नहीं हुई है, प्रक्रिया चल रही है। एनआरसी वगैरह वहाँ पर भी जारी हो चुकी है, तमाम लोगों को डिटेंशन सेंटर वगैरह में भेजा गया है, इसके लिए विवाद भी वगैरह भी हुआ है, आपने पढ़ा भी है न्यूज वगैरह में। तो ऐसे करके हम यहाँ देखेंगे। अब आसू और यहाँ पर एक और संगठन था, असम गण संग्राम परिषद। इन्होंने अपना पार्टी का नाम फिर बाद में कर दिया, असम गण परिषद रखा गया, यानी आसू एक संगठन में मिलकर यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन और मिल गया। और असम गण परिषद 1985 में इस वादे से आई कि भाई विदेशी लोगों को हम बाहर उखाड़ के फेंक देंगे और एक स्वर्णिम असम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप्रवास की समस्या जो है वो आज भी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं, यानी आपको मैंने पढ़ाया भी है, इकोनॉमी में भी पढ़ाया है, आपको ज्योग्राफी में भी मैंने पढ़ाया है। सबसे ज़्यादा घुसपैठिए अगर दुनिया में कहीं घुसपैठ होती है, अगर आंकड़े देखें तो बांग्लादेश से होती है। यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर आपको मिलेगा। वेस्ट बंगाल की राजनीति सबसे ज़्यादा गंदी क्यों हो रही है? सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर आपको वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ पर जो समस्या है ना, वो समस्या गंभीर है। जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आ जाने दो, क्यों आने दें भाई? हमारे यहाँ क्या मतलब कमी है? हमारे यहाँ जनसंख्या तो हमारे यहाँ ही भी ज़्यादा है, तो हम बाहर से जनसंख्या क्यों बुलाएं? अरे भाई, हमारे देश में हमारे यहाँ के लोगों को कुछ हो नहीं पा रहा है, अब हम बाहर से लोगों, करोड़ों लोगों को हम यहाँ पे अपने एंट्री देते हैं, तो कितनी स्थिति गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे त्रिपुरा का भी यही हाल है, त्रिपुरा में भी गंभीर है। यहाँ पर मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए। त्रिपुरा का तो हाल ये हुआ कि त्रिपुरा के लोग अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए, यानी ये त्रिपुरा वाला रीजन ये वाला है, समझ रहे होंगे आप। तो यानी कि तीन तरफ से घिरा हुआ है ये बांग्लादेश से। तो यहाँ पर तो जो मूल निवासी थे वो अपने आप अपने प्रदेश में ही अल्पसंख्यक बन गए। तो ऐसे में यहाँ पर संघर्ष तो स्टार्ट हुआ ही हुआ। तो आपने ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बहरहाल अब यहाँ पर बताया गया है आगे, देखिए यहाँ पर पहले जो ये चैप्टर की एंड की कहानी है ये बाद में पढ़ेंगे हम। इससे पहले कुछ और कहानियाँ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब है सिक्किम के विलय की कहानी। सिक्किम के विलय में भी यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। इनके नाम सबके आप लिख लेना, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर आप ये नाम लाल डेंगा कर दें सिक्किम में और कोई और नाम ऐड कर दें तो ये सब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये नाम आप लिख लेना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो ये सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता रहे हैं, केवल इतना ही लिख लेना, ठीक है। नोट में आप केवल इतना ही लिख लेना। तो ये इसके नेता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिक्किम जो था, सिक्किम
हमारे भारत का अंग नहीं रहा है। सिक्किम को भारत की शरण प्राप्ति, ये शरण में था, यानी सिक्किम के जो कहा जाए रक्षा और विदेशी मामले जो थे भारत सरकार सौंप रही थी। इसके अलावा उसके प्रशासन की बागडोर जो थी, वहां पर एक राजा का शासन था, चोग्याल राजा का शासन था, तो उसके हाथ में थी। बहरहाल चोग्याल राजा जो थे वो लोगों की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे थे, क्योंकि यहाँ की मोस्टली जो पब्लिक थी वो नेपाली थी, ठीक है। और चोग्याल राजा जो थे वो अल्पसंख्यक लेपचा भूटिया जो जनजाति है उसके राजा थे। ऑब्वियसली बात है, संघर्ष तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, और खास करके काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा जो हैं इनका नेतृत्व कर रहे हैं। चोग्याल राजवंश ने आरोप भी लगाया है कि चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय जो हैं इन्होंने भारत से मदद भी मांगी है, भारत सरकार का समर्थन भी हासिल हुआ है। बहरहाल 1974 में यहाँ पे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। सिक्किम में कांग्रेस ने भारी विजय हासिल की है, और सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत से सह प्रांत बनाने की कोशिश की है। सह प्रांत का मतलब क्या है, यानी कि हम भारत की तरह ही अपना भी एक सह देश, बस भारत का समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन नहीं, 1975 में बात पूरी हुई है, और हमने ये बात प्रस्ताव पारित कर दिया है कि नहीं, विलय करो, आप राज्य बनाओ, सह प्रांत का कोई चक्कर नहीं है। तो सिक्किम का 1975 में हमारे यहाँ विलय हो गया है, जन्म संग्रह करवाया गया। जन्म संग्रह में सब लोग जो थे, जनता जो थी, राजा से कुछ थी नहीं, तो जनता ने भारत के समर्थन में विलय के लिए अनुमति दे दी है। बहरहाल विलय हो गया है। तो चोग्याल राजा जो है इन्होंने आपत्ति जताई है। चोग्याल राजा ने ये कहा है कि नहीं, ये तो भारत ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, ये किया है, वो किया है। आप समझ रहे होंगे, भड़ास तो निकालेंगी, फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे करके सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया 1975 में आते आते, ठीक है। तो इनका नाम आप लिख लेना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ने तक लास्ट में हमारा एक और है राज्य, ये है गोवा की मुक्ति। गोवा कैसे मुक्त हुआ है वो भी हम देखेंगे। बात कर लेते हैं गोवा की। देखिए, गोवा जो है वो 16वीं अगर सदी से देखें तो औपनिवेश रहा है और पुर्तगालियों के हाथ में रहा है। यानी गोवा, दमन दीव, ये सब पुर्तगालियों के हाथ में थे। 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का तो खात्मा हो गया, लेकिन इन लोगों ने इलाका ये खाली नहीं किया। यानी कि आप जानते होंगे, इन लोगों ने भी वही जो अंग्रेजी शासन का रवैया था वही इनका था। यानी कि अच्छा खासा गोवा की जनता का दमन किया, अधिकारों से वंचित रखा, और मोस्टली वहां पर धर्मांतरण करवाया। यानी वहां की पब्लिक को इन्होंने ईसाइयत में तब्दील कर दिया। तो यहां पर शुरुआत में रजामंद करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने कि भाई आप अपने आप खाली कर दो, क्यों मार पिटाई चाह रहे हो, क्यों यहां से कुट कर जाओगे, ठीक है। तो ये नहीं माने भाई, इन्हें भी लगा कि नहीं, हम तो डट जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ है, एक मजबूत जन आंदोलन चला है, और फिर इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला है, तो 2 दिन में ही ये अपना बोरिया बिस्तर देकर निकल लिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके गोवा को मुक्त करा लिया गया है, और ऐसे करके गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश बने हैं स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर है क्या, अब देखिए, गोवा एक छोटा सा राज्य है, तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र में पार्टी थी, गोमांतक पार्टी। गोमांतक पार्टी के नेता ने सलाह दी कि महाराष्ट्र में विलय कर दो इसे, कि महाराष्ट्र में ही विलय हो जाएगा, अच्छा रहेगा। इनका मानना यह था कि भाई अच्छा खासा सुंदर सा बीच है, तो हमारा थोड़ा पर्यटन वगैरह बढ़ जाएगा। तो और इनका मानना यह था मराठी भाषी क्षेत्र है ये। लेकिन गोवावासी, चूंकि उनकी अलग पहचान, कल्चर वगैरह बन चुका था, क्योंकि लंबे 16वीं सदी से यहाँ पर आप समझ रहे हो औपनिवेश रहा हो, तो वहाँ पर उनका अपना एक कल्चर डेवलप हो गया था, ईसाइयत वाला कल्चर। तो ऐसे करके उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं शामिल होंगे। ऊपर से कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक पार्टी बनी है, नेतृत्व पार्टी का किया है यूनाइटेड गोवन पार्टी, यूजीपी। 1967 में इसने जो केंद्र सरकार के से मिलकर एक जनमत सर्वेक्षण करवाया है। तो ऐसे में यहाँ पूछा गया है कि आप महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं, अलग बने रहना चाहते हैं। तो जनता अलग बने रहने के फेवर में थी। तो ऐसे करके गोवा जो है संघ शासित प्रदेश बना रहा है। बहरहाल 1987 में गोवा को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और भारतीय संघ का एक राज्य पूरा बन गया है ये 1987 में। तो ये तो गोवा की मुक्ति के बारे में आपने देख लिया है, ठीक है। तो ये है राजीव गांधी जी के बारे में आप पूरा जानते होंगे। 1984 से 89 के बीच प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी के पुत्र हैं। पंजाब के आतंकवादी और मिजो जो विद्रोहियों, इनके साथ समझौता, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की हिमायती, भारत में कंप्यूटर को लाने वाले यही व्यक्ति हैं। कंप्यूटर को लाने का योगदान इन्हीं को जाता है। बहरहाल कंप्यूटर प्रौद्योगिकी जब भारत में आई थी तब उसका प्रबल विरोध किया था लोगों ने। तमाम जगहों पर, तमाम दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की गई थी कि अब लोगों को लग रहा था कहीं नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आज आप कंप्यूटर का परिणाम आप देख भी रहे होंगे। आज कंप्यूटर है तो उसकी मदद से आप पढ़ भी रहे हैं दूर बैठ के। तो आप ये कंप्यूटर लाने के जनक हैं प्रौद्योगिकी के। बहरहाल आत्मघाती हमले में मारे गए हैं, लिट्टे के आत्मघाती हमले में मारे गए हैं, ये बात आपको पता है। तो ये तो इस चैप्टर का यहाँ पर आप समाप्त हो गया। बहरहाल हमने इन सबसे क्या सीखा है, इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से हमने क्या सीखा है। पहली बात हमने यहाँ पर यह सीखी है
कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है। पहली बात ये निकल कर आती है कि यानी हम ये बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कोई काम नहीं है, नहीं, हमें मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, वहां पर भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। श्रीलंका में तमिल सिंगली वासी वाले यानी कि इनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने लोकतंत्र में तरीका जो अपनाया वो दमन का तरीका नहीं अपनाया, बल्कि हमने बातचीत का तरीका, और यही तरीका सबसे अच्छा होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बातचीत करो, समझौते करो, भाई दिक्कत क्या आ रही है। तो आप देख रहे हो दिक्कत का समाधान हमने जब खोजा तो मिजोरम जैसा एक शांतिपूर्ण राज्य भी बन गया, और नागालैंड वालों ने बात ही नहीं करनी चाहिए तो नागालैंड आज तक अशांत बना हुआ है। ठीक है, तो हमेशा किसी भी जो विवाद का हल जो है बातचीत से निकलता है और बातचीत करनी भी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे क्या निकल कर आई है? यहाँ पर तीसरी बात ये निकल कर आई है, केवल लोकतांत्रिक ढांचा बना के खड़ा कर देना ही काफी नहीं है कि संविधान में लिख दिया कि देश लोकतांत्रिक है, ये होना चाहिए, नहीं, धरातल पर भी अमल करना चाहिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें लोकतांत्रिक स्वरूप बनाने के लिए सभी दलों समूहों को यहाँ पर यानी केंद्रीय राज व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी बनाना भी जरूरी है। यानी उन्हें ये ना लगे कि केंद्र में केवल एक गवर्नमेंट है वही हमें घुमा रही है, नहीं, उन्हें भी पूरी स्वायत्तता दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल के आती है। अगली बात ये निकल के आती है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन पर खास करके ध्यान दिया जाए। यानी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिनकी वजह से पिछड़े हुए क्षेत्रों में यहाँ पर ये लोग उभर कर सामने आए, क्योंकि उभर कर सामने आने का रीजन भी यही था, उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। यानी आपने सुना होगा लुक एट ईस्ट, पूर्व उत्तर की ओर देखो। आपने ये पहले यही लुक एट ईस्ट वाली नीति थी जिसे वर्तमान गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। अब एक्ट एट ईस्ट है, यानी कि पूर्व की ओर हमें काम करना है। यानी कि आप समझ रहे होंगे नीति चेंज कर दी है, पर लुक एट ईस्ट वाली नीति थी। तो उसके बारे में आपको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे आपको आगे तो वहां पर हम देख लेंगे। तो ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये सब समस्याएं हैं, यानी कि फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं की यहाँ पे एंड में चर्चा की गई है कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि हमें ये सब झटके झेलने पड़ेंगे, परेशानियां आएंगी, तो उन्होंने इसलिए हमारे ये संविधान है उसको लचीला बनाया ताकि इन सब राज्यों को जगह मिल सके, इन सब राज्यों का विलय हो सके, और वो आपके सामने नतीजा भी है। तो बहरहाल ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आई होप आपने इस कहानी को, इसमें से जो मौजूदा फैक्ट थे उन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। फैक्ट ज़्यादा नहीं है, अगर आप फैक्ट अगर लिखने बैठेंगे तो मुश्किल से एक पेज पर काफ़ी है, एक पेज पर आप फैक्ट लिख लेंगे, ज़्यादा नहीं है फैक्ट इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट मिस ना करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मयंक सर यहाँ पे पहले की तरह पॉइंट नहीं लिखवा रहे हैं, पहले का पॉइंट, सब पॉइंट, सेकंड का पॉइंट। देखिए आप लिखें इस तरह से, अगर आप लिखेंगे तो यकीन मानिए अब आपके पास पुलिंदा बन जाएगा नोट्स का, लगातार नोट्स पर नोट्स। अब थोड़ा सा अपना नोट्स की प्रकृति शॉर्ट कीजिए, यानी कहानी आपके माइंड में फिट बैठ जाए। उसके बाद आप क्या करिए, अब केवल व्यक्ति का नाम, संबंधित घटनाक्रम कब का है वो उस पर लिख लीजिए, बात खत्म है। और आप 12th तक आ चुके हैं, अब नोट्स का आइडिया भी लग गया होगा आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर पॉइंट वाइज नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी मुझे लगता है पॉइंट वाइज चलना चाहिए वहाँ पर मैं चलता हूँ, जहाँ नहीं लगता है तो वहाँ पर मैं कहानी के रूप में ही चलता हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी ही दुख की बात है। और बहरहाल पहले की तरह वीडियो में व्यूअर्स भी बहुत कम है, यानी पता नहीं लोगों का रुझान नहीं है, लोगों को लग रहा है सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपका यहाँ पर GS1 का पूरा पोर्शन कवर हो रहा है। आप ये बोरिंग ना समझें, आप ये ना समझें कि नहीं हम तो मेंस का यहाँ तैयारी नहीं, मेंस की पूरी तैयारी हो रही है। आप जब ये उठा के देखेंगे किताब, बिपिन चंद्रा की आज़ादी की बात भारत वाली किताब उठा के पढ़ेंगे, उस दिन आपको रोल समझ में आ जाएगा कि सर ये तो टॉपिक सारे हम पढ़ चुके हैं, समझे। तो इसलिए ये आप ये मत सोचें कि सर टाइम पास कर रहे हैं या फिर हमारा टाइम व्यर्थ हो रहा है, ये बिल्कुल भी ना सोचें, प्रॉपर वे में अध्ययन करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।